नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। शांत होने के बाद उस नवयुवक ने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची की और पूछा, दोस्तों, क्या मैं आप दोनों का शुभ नाम पूछ सकता हूँ? ये जानने के बाद कि अर्जुन और अमरकंट ऐसे नहीं थे जिनसे हल्का फुल्का बर्ताव किया जाए, उसने तुरंत अपना हाव भाव नरम कर लिया और अब पहले की तरह आक्रामक नहीं था। जैसे ही उसकी आवाज़ समाप्त हुई, उसके सामने एक आकृति कौंधी। आकाश से गिरा हुआ वह व्यक्ति अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। उसका उदास चेहरा इतना करीब था कि लगभग उसके चेहरे को छू रहा था। जब उस नवयुवक की आंखें उसकी आंखों से मिली तो वह घबरा गया और डरकर पीछे हट गया। अर्जुन ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? यहाँ मौजूद काले कपड़ों वाले लोगों में से केवल 2 ही प्रथम चरण उत्पत्ति रिटर्निंग रेल्म के कृषक थे। बाकी सभी सेंट किंग रेल्म के कृषक थे। अर्जुन ने ऐसे अस्तित्वों को बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं रखा। अब वह सबसे अधिक ये जानना चाहता था कि दूसरे पक्ष की उत्पत्ति क्या थी और वे टोंगशुवान रेल्म तक कैसे पहुंचे। नवयुवक की रखवाली कर रहे दोनों उत्पत्ति रिटर्निंग रेल्म कृषकों ने यह नहीं देखा कि अर्जुन उनके सामने कैसे प्रकट हुआ, पर वे तुरंत समझ गए कि यह व्यक्ति उनके अनुमान से कहीं अधिक भयानक था। उनका दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। उनमें से एक ने साहस जुटाया और सावधानी से मुस्कुराया, युवा स्वामी, हम आत्मभक्षी संप्रदाय से हैं। ये हमारे युवा संप्रदाय प्रमुख हैं, युवा स्वामी अंशुमान। जैसे ही उसने बात की, उसने नवयुवक की ओर इशारा किया और अर्जुन से उसका परिचय कराया। अंशुमान ने अपनी छाती फुला ली, शायद यह महसूस करते हुए कि उसका पिछला प्रदर्शन थोड़ा असहनीय था और वह कुछ इज्जत बचाने के लिए शांत होने का दिखावा करना चाहता था। आत्मभक्षी संप्रदाय। अर्जुन ने माथे पर बल डाला और पीछे अमरकंट की ओर देखा। अमरकंट ने हल्के से कहा, इस बूढ़े ने इस संप्रदाय के बारे में कभी नहीं सुना। मुझे डर है कि यह उल्लेख के लायक भी नहीं है। अमरकंट द्वारा उनके संप्रदाय के इस मूल्यांकन को सुनकर अंशुमान और दोनों उत्पत्ति रिटर्निंग रेल्म कृषक थोड़े नाराज हुए। हालांकि चूंकि उनकी मुट्ठियां दूसरे पक्ष की मुट्ठियों से बड़ी नहीं थीं, इसलिए वे ज्यादा ढिठाई करने की हिम्मत नहीं कर सके। अर्जुन ने अपने पीछे 6 नुकीले तारे वाले स्पिरिट एरे की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम लोगों ने ही यह शापित स्पिरिट एरे स्थापित किया है? हाँ, पहले बोलने वाले उत्पत्ति रिटर्निंग रेल्म कृषक ने जल्दी से जवाब दिया, चुपके से अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछते हुए। ये हमारे संप्रदाय द्वारा बहुत प्रयास से स्थापित किया गया था। बहुत अच्छा, अर्जुन ने व्यंग्य किया, चूंकि तुम लोगों ने इसे स्थापित किया है तो फिर छोटे भाई। जैसे कि अर्जुन आगे क्या कहने वाला था, इसे भांपते हुए उत्पत्ति रिटर्निंग रेल्म मास्टर ने आतंक में उसे टोक दिया, छोटे भाई, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस महाद्वीप पर ऐसा केवल एक स्पिरिट एरे नहीं है। हमारे आत्मभक्षी संप्रदाय के सभी शिष्य अब इस महाद्वीप पर हैं। संप्रदाय प्रमुख के नेतृत्व में हम कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि छोटा भाई हमारे लिए चीजों को आरामदेह बनाएगा। यहाँ लेजली शब्द का अर्थ है आरामदेह, यानी हस्तक्षेप न करके उनके लिए काम आसान करना। एक से अधिक। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया। वह इतना क्रोधित हुआ कि हंस पड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से भी बदतर हो गई है। तो ये सब तुम लोगों की वजह से है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उत्पत्ति रिटर्निंग रेल्म मास्टर अजीब तरह से मुस्कुराया, छोटे भाई, इस महाद्वीप पर कृषक का खेती स्तर बहुत नीचा था। भले ही उनके लिए कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ दी जाती, वे इस जीवन काल में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमारे आत्मभक्षी संप्रदाय को ये वर्ल्ड एनर्जी मिल जाए तो कहानी अलग होगी। हमारे संप्रदाय प्रमुख उत्पत्ति सम्राट हैं। अगर वह इस महाद्वीप की वर्ल्ड एनर्जी को निगल लेते हैं तो उनकी शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। जब इस महाद्वीप की स्टॉस सोर्स को परिष्कृत करने का समय आएगा तो यह इस जगह के लिए जीवित रहने का एक मौका भी लाएगा। ये तथाकथित मौत को दांव पर लगाकर जीने के लिए लड़ना था। छोटे भाई की शक्ति बहुत गहरी है। मुझे लगता है कि आपको ये समझना चाहिए। उसने जानबूझकर उल्लेख किया कि आत्मा भक्षी संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख एक उत्पत्ति सम्राट रेल्म मास्टर थे। वह चाहता था कि अर्जुन पीछे हट जाए। किसको पता था कि यह सुनने के बाद अर्जुन और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। तुम अभी भी स्टॉस सोर्स को परिष्कृत करना चाहते हो? जरूर। अंशुमान ने अपनी पीठ सीधी कर ली। पिता, मास्टर पहले ही संप्रदाय के उत्कृष्ट लोगों को मुख्य क्षेत्र में ले जा चुके हैं। मुझे डर है कि वह जल्द ही स्टॉस सोर्स को परिष्कृत कर देंगे। जब उसे याद आया कि उसके पिता एक उत्पत्ति सम्राट रेल्म मास्टर थे तो अंशुमान आत्मविश्वास से भर गया। वह मानता था कि ये दोनों लोग उसे मारने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेंगे। भले ही अंशुमान अभी भी उनकी उत्पत्ति नहीं जानता था और न ही उनकी ताकत, लेकिन दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति एक उत्पत्ति सम्राट रेल्म मास्टर का दुश्मन बनने को तैयार नहीं होगा। इसलिए उसने अपना पिछला शांत और आत्मविश्वासी व्यवहार वापस पा लिया।
यहाँ ड्राइड अप शब्द का अर्थ है शांत, यानी पहले वाला आत्मविश्वास। जब उसने अपनी बात समाप्त की तो उसने पाया कि अर्जुन उसे और भी भयानक नज़र से घूर रहा था। अंशुमान चौंक गया और चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया, और क्या कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों की जान लेने जा रहा हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, कुछ नर्म आवाज़ें सुनाई दीं। काले कपड़ों में आत्मभक्षी संप्रदाय के सभी शिष्य एक ही समय में बुरी तरह से घायल हो गए। वे एक के बाद एक गिर गए। चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वे सभी मर गए। अंशुमान डर के मारे चिल्लाया। उसकी आंखें तेजी से कांप उठीं और उसने कांपते हुए उंगली अर्जुन की ओर उठाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आत्मभक्षी संप्रदाय का दुश्मन बनने की? दुश्मन? अर्जुन ने व्यंग्य किया, खुद को ज्यादा मत समझो। तुम्हें मेरे क्षेत्र में इतना ढीठ बनने का अधिकार नहीं है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम वापस न जाओ। आत्मभक्षी संप्रदाय न केवल टोंगशुवान रेलम की वर्ल्ड एनर्जी को बेरोक-टोक निकाल रहा था, बल्कि स्टॉस के कृषक को गुलाम भी बना रहा था। अर्जुन इससे नाराज क्यों नहीं होता? हालांकि स्टॉस सोर्स को प्रिया ने पहले ही इकट्ठा कर लिया था और अब आत्मभक्षी संप्रदाय द्वारा उसे ले जाने की चिंता नहीं थी, पर उनके लापरवाह कार्यों से प्रिया को कुछ नुकसान हुआ होगा। तुम मेरे पिता एक उत्पत्ति सम्राट रेल मास्टर हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अंशुमान डर के मारे पागल हो गया था। उसने सोचा था कि अपने पिता का नाम लेने से दूसरा पक्ष सावधान हो जाएगा। उसे क्या पता था कि इस नवयुवक को जरा भी परवाह नहीं थी। उत्पत्ति सम्राट रेल, इस पिता ने एक से ज्यादा को मारा है। मैं तुम्हारे पिता का सिर बाद में लूंगा। अर्जुन ने व्यंग्य किया और कदम दर कदम अंशुमान के करीब आया। अंशुमान इतना डर गया था कि वह अपने नितंबों के बल जमीन पर गिर गया। उसके जांघों से एक गंदी बदबू आई। उसका चेहरा विकृत हो गया और वह रोने वाला था। यहाँ नोटिस शब्द का अर्थ है गंदी, यानी एक अप्रिय, ध्यान देने योग्य गंध। इसने अर्जुन को माथे पर बल डालने पर मजबूर कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इतना डरपोक होगा। इस बारे में सोचने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और अंशुमान की शक्ति को अपनी सेंची से सील कर दिया। उसने पीछे छायादार स्वर्ग हवेली के हजारों कृषकों की ओर देखा और कहा, कौन इसे मारना चाहता है? आगे आओ। हजारों कृषक मूल रूप से स्पिरिट डिवोरिंग व्यूह के संचालन को बनाए रख रहे थे। जब से अर्जुन और अमरकंट प्रकट हुए थे, वे किनारे से देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन ने आत्मभक्षी संप्रदाय के उन शिष्यों को मार डाला जिनका वे विरोध नहीं कर सकते थे, तो वे तुरंत अर्जुन से चौंक गए। कुछ कृषकों ने, जिन्होंने अर्जुन का चित्र देखा था, तुरंत अर्जुन की उत्पत्ति और पहचान को समझ गए। इस समय अर्जुन की बातें सुनने के बाद कोई और हिचकिचाहट नहीं थी। हजारों कृषक, युवा और बूढ़े, पुरुष और महिलाएं, सभी अंशुमान की ओर हत्यारे नजर से दौड़े। यहाँ फोक शब्द का अर्थ है हत्यारे, यानी शत्रुतापूर्ण और जानलेवा इरादे से भरी हुई। तुम कीटों का झुंड। अंशुमान अर्जुन से डरता था, पर उसे छायादार स्वर्ग हवेली के इन कृषकों की कोई परवाह नहीं थी। उसने एक क्रूर चेहरे के साथ दहाड़ लगाए, अगर तुम लोगों ने मेरे सिर के एक बाल को भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें मौत की भीख मंगवाऊंगा। हजारों कृषक एक पल के लिए रुके, पर अगले ही पल वे और भी तेज गति से दौड़ पड़े। पलक झपकते ही अंशुमान की स्थिति पूरी तरह से घिर गई। भूसे और लातों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। केंद्र में इकट्ठा हुए छायादार स्वर्ग हवेली के शिष्यों ने एक मौन समझ से अपनी सेंची का उपयोग न करने का फैसला किया। उन्होंने अंशुमान पर हमला करने के लिए केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया। इस तरह अंशुमान ज्यादा देर तक जीवित रह सकता था और अधिक दर्दनाक यातना का स्वाद ले सकता था। हरामखोर, तुमने संप्रदाय प्रमुख को मारने की हिम्मत कैसे की? संप्रदाय प्रमुख का बदला लो, 7वें वरिष्ठ का बदला लो, वरिष्ठ बहन निधि का बदला लो। क्या तुम स्वर्ग में मुझे देख सकती हो, वरिष्ठ बहन निधि? मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। मुझे इस हरामखोर की गेंदें तोड़ने दो। हजारों लोगों द्वारा एक ही व्यक्ति पर हमला करने का दृश्य शानदार था। एक पल में वह जगह जहां अंशुमान खड़ा था उल्टी धूल से भर गई। लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो अंशुमान की दर्द भरी चीखों के साथ मिली हुई थीं। लेकिन थोड़ी देर बाद अंशुमान की आवाज कमजोर हो गई। थोड़ी देर बाद कोई और आवाज नहीं थी। आप होली मास्टर हैं? क्या आप सचमुच होली मास्टर हैं? जैसे ही अर्जुन किनारे से ठंडे दिमाग से देख रहा था, एक महिला की आवाज उसके कानों में गूंजी। अर्जुन ने सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। उसने पाया कि यह वही महिला थी जिसे अंशुमान ने पहले अपमानित किया था। उसका चेहरा धूल से ढका हुआ था और वह एक बिल्ली की तरह दिख रही थी। उसका ढीला लबादा, जिसे काट दिया गया था, अभी भी उसके शरीर पर था। उसकी गरिमापूर्ण आकृति ने उसे हवा और बारिश में एक घास के ब्लेड की तरह बना दिया, जिससे लोगों को उस पर दया करने का मन हुआ। तुम मुझे जानती हो? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। क्या आप सचमुच होली मास्टर हैं? महिला का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने अर्जुन को अचरज में घूर कर देखा। उसकी 2 आंखें, जो बोलती हुई लग रही थीं, एक उज्ज्वल प्रकाश से चमकीं।
उसकी आंखें तेजी से आंसुओं से भर गईं, जैसे उसने अपने उद्धारकर्ता को देखा हो। वह अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, होली मास्टर, कृपया पूरे महाद्वीप के लोगों के लिए न्याय करें। खड़े हो जाओ और बात करो। चौंक कर अर्जुन ने तेजी से हाथ बढ़ाया और उसे ऊपर उठा लिया। महिला ने अचानक महसूस किया कि उसे एक कोमल शक्ति द्वारा उठा लिया गया है। अब वह घुटनों के बल नहीं बैठ सकती थी। रो मत। अर्जुन को अचानक सिर दर्द होने लगा। यह महिला उसे आंसू भरी आंखों से देख रही थी, लगातार सिसक रही थी। टूटते हार के मोतियों की तरह उसके गालों पर सेम के आकार के आंसू लुढ़क रहे थे। आंसुओं की एक लड़ी पहुंचने के बाद आंसुओं की दूसरी लड़ी प्रकट हो जाती। उसका सुंदर चेहरा धीरे धीरे सामने आया। वह वास्तव में एक सुंदर महिला थी। हालांकि अंशुमान थोड़ा असहनीय था, पर वह महिलाओं को पढ़ने में बहुत अनुभवी था। आराम से बात करते हैं। अर्जुन ने आह भरी और उसे सांत्वना दी, अभी के लिए रो मत। हाँ, महिला ने फिर से अपनी आंखें पोंछी और अपने दिल के उत्साह को दबाने की कोशिश की। अपनी भरी हुई छाती को उसने कुछ बार जोर से ऊपर नीचे किया, जिसके बाद वह आखिरकार शांत हो गई। होली मास्टर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। केवल आप ही महाद्वीप की आपदा को हल कर सकते हैं। होली मास्टर, कृपया हम पर दया करें और महाद्वीप को इसकी आपदा से बचाएं। होली मास्टर, कृपया हम पर दया करें और महाद्वीप को इसकी आपदा से बचाएं। अचानक एक पृथ्वी को हिला देने वाली दहाड़ सभी दिशाओं से आई। अर्जुन ने सिर घुमाया और देखा कि छायादार स्वर्ग हवेली के हजारों कृषक उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए थे और उसे विनती भरी आंखों से देख रहे थे। दूसरी ओर अंशुमान को बहुत पहले ही इतना पीटा जा चुका था कि वह इंसान नहीं लग रहा था। वह सड़े हुए मांस का ढेर बन गया था। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी और शर्मिंदगी से कहा, इसे इतना गंभीर मत बनाओ। हाँ, मैं यहाँ की स्थिति के बारे में थोड़ा जानता हूँ, पर मैं अभी अभी वापस आया हूँ और ज्यादा नहीं जानता। मुझे और विस्तार से बताओ, महाद्वीप की वर्तमान स्थिति क्या है? ये लोग यहाँ कब आए थे? होली मास्टर को जवाब देते हुए, ये लोग 1 साल पहले टोंगशुवान रेल में आए थे। महिला ने अपने लाल होंठ हल्के से खोले और उसकी सुंदर आंखें स्मरण में डूब गईं। जैसे जैसे उसने वर्णन किया, उसकी आंखों में डर और क्रोध धीरे धीरे बढ़ गया। स्पष्ट रूप से यह इसलिए था क्योंकि उसने डर के दिनों और अपने साथी शिष्यों को मारे जाने के दृश्य को याद किया था। 1 घंटे बाद अर्जुन और अमरकंठ फिर से रवाना हुए, धीरे धीरे दूरी में गायब हो गए। छायादार स्वर्ग हवेली की महिला ने दोनों की पीठ को देखा, अपने दिल में खुशी मना रही थी। होली मास्टर की वापसी के साथ महाद्वीप बच गया। हालांकि उसने अर्जुन के साथ कभी बातचीत नहीं की थी और आज वे पहली बार मिले थे, पर उसने इस मामले में दृढ़ता से विश्वास किया। अर्जुन, उस छोटी लड़की के अनुसार इस आत्मभक्षी संप्रदाय के पास कुछ ट्रिक्स हैं, अमरकंठ ने विचारपूर्वक कहा। पूरे महाद्वीप की वर्ल्ड एनर्जी को निकालने और इसे स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल में बदलने की यह विधि काफी सरल है। यहाँ तक कि यह बूढ़ा मास्टर भी इसका पता नहीं लगा सकता। वास्तव में, पर यह केवल सितारों की नींव को नुकसान पहुंचाने के आधार पर ही किया जा सकता है। अर्जुन ने अपने हाथ में कुछ स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल के टुकड़ों से खेला। वे लगभग एक ही आकार और रंग के थे। ये सभी स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल अंशुमान की स्पेस रिंग में पाए गए थे। उनमें से एक स्पिरिट डिवोरिंग व्यू से प्राप्त एक अर्ध तैयार उत्पाद था, जबकि बाकी पहले ही बन चुके थे। स्पष्ट रूप से वे पिछले 1 साल में अंशुमान और अन्य की फसल थे। इन स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल में वर्ल्ड एनर्जी का हर कण मूल रूप से टोंगशुवान रेल्म का था। छायादार स्वर्ग हवेली की महिला के अनुसार आत्मभक्षी संप्रदाय अचानक 1 साल पहले टोंगशुवान रेल्म आया था। जब उन्होंने उस दिन एक स्टारशिप को आते देखा तो टोंगशुवान रेल्म के कृषक उलझन में थे और नहीं जानते थे कि क्या हुआ। हालांकि आत्मभक्षी संप्रदाय द्वारा पूर्ण शक्ति से टोंगशुवान रेल्म को दबाने के बाद उन्होंने टोंगशुवान रेल्म के कृषकों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया ताकि वे उनके लिए काम करें और स्पिरिट डिवोरिंग व्यू के संचालन को बनाए रखें। हालांकि जिन्होंने विरोध किया उन्हें बिना किसी दया के मार दिया गया। 1 साल के भीतर टोंगशुवान रेल्म पर दर्जनों परिवारों और शक्तियों का सफाया कर दिया गया। छायादार स्वर्ग हवेली को भी भारी नुकसान हुआ। अंत में केवल 1000 लोग ही बचे। क्या वरिष्ठ ने पहले कभी आत्मभक्षी संप्रदाय के बारे में नहीं सुना? अर्जुन ने अमरकंठ की ओर मुड़कर देखा। अमरकंठ ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। तुम ये भी जानते हो कि यह बूढ़ा मास्टर 2000 साल से फंसा हुआ है और अभी कुछ समय पहले ही भाग निकला है। वास्तव में मैं इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा नहीं जानता। लेकिन क्या तुम्हारे हाथों में कोई उम्मीदवार नहीं है? तुम्हारा मतलब? अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि वह समझ गया कि अमरकंठ किसका उल्लेख कर रहा था। अपनी स्पेस रिंग से आत्मा संरक्षण कटोरा निकालते हुए उसने अपनी डिवाइन सेंस को उसमें घनीभूत किया। उसने चिल्लाया, बाहर आओ। अगले ही पल शौर्यांश का आत्मा शरीर धीरे धीरे उभरा। डर और भय में अर्जुन को देख रहा था। उसने माफी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, भाई अर्जुन, मेरे लिए क्या निर्देश हैं? क्या हम पहले ही पर्पल स्टार पहुंच चुके हैं? अब जब हम पर्पल स्टार पहुंच गए हैं तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है।
भाई अर्जुन, बेझिझक पूछो, मैं वह सब बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। शौर्यांश ने अपना माथा पोंछा। वह बहुत राहत महसूस कर रहा था। क्या तुमने कभी आत्मभक्षी संप्रदाय के बारे में सुना है? आत्मभक्षी संप्रदाय? शौर्यांश का चेहरा बदल गया, डर का भाव प्रकट हुआ। तुम सच में इसके बारे में जानते हो? अर्जुन ने उसके भाव को देखा और तुरंत महसूस किया कि इस आदमी ने आत्मभक्षी संप्रदाय के बारे में सुना है। मैं जानता हूँ। क्यों? क्या भाई अर्जुन आत्मभक्षी संप्रदाय के किसी से मिले? शौर्यांश ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा। हाँ, मैं अभी अभी आत्मभक्षी संप्रदाय के होने का दावा करने वाले कृषकों के एक समूह से मिला। उन्होंने एक स्पिरिट डिवोरिंग व्यू स्थापित किया और स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल नामक कुछ परिष्कृत किया, अर्जुन ने कहा, और एक स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल निकाला। ये वह है, ये सचमुच स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल है। शौर्यांश की आंखें तुरंत तेज गर्म हो गईं क्योंकि उसने स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल को लालची नज़र से घूर कर देखा। लेकिन जल्द ही उसे याद आया कि उसका शरीर अब नष्ट हो गया है, इसलिए स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल उसके लिए किसी काम का नहीं था। वह तुरंत थोड़ा निराश हो गया। मुझे बताओ, इस आत्मभक्षी संप्रदाय की पृष्ठभूमि क्या है? तुम उनसे डरे हुए क्यों लगते हो? अर्जुन ने स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल को दूर रखा और पूछना जारी रखा। आत्मभक्षी संप्रदाय? ठीक है, मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला हूँ। मैंने केवल अपने पर्पल स्टार के प्राचीन ग्रंथों में कुछ रिकॉर्ड देखे हैं। कहा जाता है कि 100 साल पहले आत्मभक्षी संप्रदाय अचानक स्वर्गीय भेड़िया स्टार नामक एक खेती स्टार पर पैदा हुआ था। फिर यह एक धूमकेतु की तरह उठ गया। इसकी वृद्धि इतनी तेज थी कि इसने पूरे खेती स्टार क्षेत्र का ध्यान आकर्षित किया। 10 साल से भी कम समय में आत्मभक्षी संप्रदाय में बड़ी संख्या में मास्टर्स पैदा हुए हैं। यहाँ तक कि कई उत्पत्ति सम्राट रेल मास्टर भी हैं। यह एक अज्ञात संप्रदाय के लिए बहुत असामान्य है। इसलिए उस समय खेती स्टार क्षेत्र की 3 महान शक्तियों ने आत्मभक्षी संप्रदाय पर शोध किया। बाद में उन्हें पता चला कि इस संप्रदाय ने कहीं से गुप्त तकनीकों का एक सेट हासिल कर लिया था। ये स्पिरिट डिवोरिंग व्यू स्थापित करने और स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल को परिष्कृत करने की विधि थी, जैसा कि भाई अर्जुन ने कहा। उनके संप्रदाय के कृषक ने स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल की ऊर्जा को निगलने और परिष्कृत करने से थोड़े समय में बहुत सुधार किया था। अगर बस यही होता तो कुछ भी नहीं होता। मुख्य बात यह है कि उनकी वृद्धि स्वर्गीय भेड़िया स्टार के पतन के साथ थी। आत्मभक्षी संप्रदाय के जन्म के 50 साल से भी कम समय में स्वर्गीय भेड़िया स्टार की वर्ल्ड एनर्जी की समृद्धि कई ग्रेड से गिर गई थी। तभी खेती स्टार क्षेत्र की 3 महान शक्तियों ने समस्या की गंभीरता को महसूस किया। कोई भी खेती स्टार क्षेत्र में एक कीमती खजाना है। आत्मभक्षी संप्रदाय इतना लापरवाह कैसे हो सकता था? अगर उन्हें ऐसा करना जारी रखने दिया गया तो स्वर्गीय भेड़िया स्टार टूट जाएगा। इसलिए 3 महान शक्तियों ने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने संयुक्त रूप से मास्टर्स को स्वर्गीय भेड़िया स्टार पर भेजा और आत्मभक्षी संप्रदाय के मुख्यालय पर हमला किया। उस लड़ाई में आत्मभक्षी संप्रदाय को जड़ से उखाड़ फेंका गया, पर 3 महान शक्तियों को भी बहुत नुकसान हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। खेती स्टार क्षेत्र में एक संप्रदाय है जो 3 महान शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। उस लड़ाई के बाद से आत्मभक्षी संप्रदाय इतिहास के मंच से गायब हो गया है। मैंने सोचा था कि आत्मभक्षी संप्रदाय को बहुत पहले ही नष्ट कर दिया गया होगा, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मछली जाल से बच निकली होगी। 3 महान शक्तियों ने हाथ मिलाया। अर्जुन भी स्तब्ध रह गया, पर जल्द ही उसने व्यंग्य किया, तुम तीनों ने हाथ केवल आत्मभक्षी संप्रदाय को स्वर्गीय भेड़िया स्टार को नष्ट करना जारी रखने से रोकने के लिए नहीं मिलाया, है ना? क्या तुमने किसी और चीज पर नजर डाली? शौर्यांश ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया और चापलूसी की। भाई अर्जुन की अंतर्दृष्टि मशाल की तरह है। आत्मभक्षी संप्रदाय के पास कृषक को तेजी से बढ़ाने के लिए एक अद्भुत गुप्त विधि है। कौन सी शक्ति ईर्ष्या नहीं करेगी? एक साधारण आदमी का धन उसका अपना विनाश है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, हालांकि 3 महान शक्तियों ने आत्मभक्षी संप्रदाय को नष्ट कर दिया, पर वे स्पिरिट डिवोरिंग व्यूह को स्थापित करने में सफल नहीं हुए। ओह, ऐसा क्यों है? अर्जुन आश्चर्यचकित था। मुझे नहीं पता, मैंने केवल संप्रदाय के प्राचीन ग्रंथों में कुछ रिकॉर्ड देखे। मुझे उस समय की विशिष्ट स्थिति नहीं पता। शौर्यांश की भौहों के बीच एक चिंतित नजर उभरी, लेकिन कुछ दशकों के बाद आत्मभक्षी संप्रदाय फिर से वापस आ गया है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे भाई अर्जुन, ये जगह कहाँ है? उस घटना के बाद से आत्मभक्षी संप्रदाय गली का चूहा बन गया है। हर कोई उन्हें पीटना चाहता है। उनके लिए 3 महान शक्तियों की नाक के नीचे फिर से कार्य करना बिल्कुल असंभव है। यह मेरा वतन है, अर्जुन ने लापरवाही से जवाब दिया। यहाँ लंबे समय से कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया है। आत्मभक्षी संप्रदाय ने शायद इस बिंदु को देखा, इसलिए उन्होंने यहाँ स्पिरिट डिवोरिंग व्यू स्थापित किया। मैं समझा। भाई अर्जुन, चूंकि हमने आत्मभक्षी संप्रदाय को खोज लिया है, हमें उन्हें जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। अन्यथा एक बार जब उन्हें सांस लेने का मौका मिल गया तो वे एक बड़ी समस्या बन जाएंगे। मैं देखता हूं कि यहाँ की वर्ल्ड एनर्जी पतली है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई विशेषज्ञ है।
तुम मुझे पर्पल स्टार वापस क्यों नहीं ले जाते और मुझे पर्पल स्टार के विशेषज्ञों को यहाँ जुटाने देते? अरे भाई अर्जुन, मुझे बात पूरी करने दो भाई अर्जुन। अर्जुन ने आत्मा संरक्षण कटोरा को वापस अपनी स्पेस रिंग में ठूंसने के बाद उसने अमरकंठ से कहा, वरिष्ठ, मुझे आपको एक यात्रा के लिए परेशान करना होगा। संप्रदाय प्रमुख, अगर आपके पास कोई आदेश है तो बस कहिए। अमरकंठ हंसा। आत्माभक्षी संप्रदाय में बहुत सारे लोग लगते हैं। अभी उस महिला के अनुसार वे पूरे महाद्वीप में बिखरे हुए हैं, स्पिरिट डिवोरिंग व्यू स्थापित कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन सभी को मिटाने में मेरी मदद करें। यह कोई समस्या नहीं है। अमरकंठ अजीब तरह से हंसा, उन्हें ढूंढना बहुत आसान है। बस वर्ल्ड एनर्जी के प्रवाह की दिशा का अनुसरण करें। स्वाभाविक रूप से आप खरबूजे को ढूंढने के लिए बेल का अनुसरण कर सकते हैं। इसके अलावा ये बूढ़ा मास्टर स्पिरिट डिवोरिंग व्यू में बहुत दिलचस्पी रखता है। अगर मुझे पता होता कि यह स्पिरिट एरे इतना अद्भुत है तो मैं अंशुमान को मरने नहीं देता। मुझे उससे ठीक से पूछताछ करनी चाहिए थी। आप स्पिरिट डिवोरिंग व्यू का अध्ययन कर सकते हैं पर आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। ये बूढ़ा मास्टर स्वाभाविक रूप से यह जानता है। ये बूढ़ा मास्टर स्टार टेरिटरी का सार्वजनिक दुश्मन नहीं बनना चाहता। संप्रदाय प्रमुख, चिंता न करें, ये बूढ़ा मास्टर जल्द ही वापस आ जाएगा। वैसे इससे निपटने के बाद मुझे आपको कहाँ ढूंढना चाहिए? 9 हेवनस होली लैंड, अर्जुन ने जवाब दिया। आप किसी से भी पूछ सकते हैं और आपको दिशा पता चल जाएगी। ठीक है, ये बूढ़ा मास्टर जाएगा। अमरकंठ हंसा। 10,000 सोल बैनर उसके शरीर के चारों ओर लपेटा गया, एक काले प्रकाश में बदल गया और उड़ गया। अमरकंठ के जाने के बाद अर्जुन ने गहरी आंखों से एक निश्चित दिशा में देखा। उसके पीछे विंड और थंडर विंग्स खुले। हवा और बिजली की आवाज़ के साथ वह भी एक प्रकाश की धारा में बदल गया और गायब हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि टोंगशुवान रेल में इस वापसी की यात्रा पर उसे ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा। अब जब अमरकंठ आत्माभक्षी संप्रदाय के अवशेषों को व्यक्तिगत रूप से मिटाने जा रहा था तो चिंता करने की कोई बात नहीं थी, पर उसे व्यक्तिगत रूप से पृथ्वी के कोर तक जाना था। अंशुमान ने कहा कि उसके पिता ने टोंगशुवान रेल के स्टॉल सोर्स को परिष्कृत करने की योजना बनाई थी। उस स्थिति में आत्माभक्षी संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख इस समय पृथ्वी के कोर में होना चाहिए। एक खेती स्टार की सोर्स स्ट्रेंथ हमेशा उसके कोर की गहराइयों में छिपी होती थी, पर उस तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। एक खेती स्टार की सोर्स स्ट्रेंथ में शामिल वर्ल्ड प्रिंसिपल्स ऐसी चीज नहीं थी जिसका कोई भी विरोध कर सके। केवल एक तृतीय चरण उत्पत्ति सम्राट रेल मास्टर ही कुछ समय के लिए इसका विरोध कर सकता था। हालांकि प्रिया ने टोंगशुवान रेल की सोर्स को परिष्कृत कर दिया था और प्रिया इस महाद्वीप पर नहीं थी, इसलिए अब पृथ्वी के कोर में चुपके से जाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर अर्जुन का अनुमान सही था तो आत्माभक्षी संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख पहले ही पृथ्वी के कोर में होना चाहिए। वह थोड़ी देर के लिए उड़ा और एक उपयुक्त जगह मिली इससे पहले कि वह उतरा। अपने हाथ के इशारे से उसने छोटे को रिहा कर दिया और मोहरबंद विश्वमनका में चला गया, छोटे को सम्राट आर्टिफैक्ट पकड़ने दिया। अगले ही पल छोटे ने अपनी जन्मजात दिव्य तकनीक का उपयोग किया और जमीन में गायब हो गया, अत्यंत तेज गति से पृथ्वी के कोर की ओर बढ़ने लगा। आधे घंटे के बाद अर्जुन ने बाहर जांच करने के लिए अपनी डिवाइन सेंस को रिहा किया। वह आश्चर्यचकित था कि उसने पृथ्वी के कोर तक पहुंच गया था। मैग्मा नीचे उबल रहा था और यह अत्यंत गर्म था, यहाँ तक कि वर्ल्ड एनर्जी में भी अकल्पनीय गर्मी के विषाक्त पदार्थ शामिल थे। और एक बहुत दूर के स्थान पर कुछ हल्की हलचल थी। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि वह मोहरबंद विश्वमनका से बाहर निकला। थोड़ी देर सुनने के बाद उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह जल्दी से हलचल के स्रोत की ओर दौड़ा। जहां अर्जुन था वहां से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मजबूत रूप वाला मध्यम आयु का आदमी अपने हाथ पीछे करके खड़ा था। उसके पीछे 5 तृतीय चरण उत्पत्ति रिटर्निंग रेल कृषक दोनों ओर खड़े थे। मध्यम आयु का आदमी एक गरिमा में नजर से आगे घूर रहा था। उसके सामने ऊर्जा का एक चमकदार गोला था जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, और उस ऊर्जा के गोले पर एक स्पष्ट चेहरा था। यह चेहरा एक पतले घूंघट से ढका हुआ था जिससे इसका असली रूप देखना असंभव था। उसके माथे पर एक नीला क्रिस्टल था और उसकी आंखें साफ थीं जैसे खाली घाटी की एक परी। यह महिला और कौन हो सकती थी सिवाय प्रिया के? 1111। ये देखा जा सकता था कि प्रिया के पास भौतिक शरीर नहीं था, बल्कि वह उसकी आत्मा का एक अंश थी, इसलिए वह केवल एक भ्रामक छवि ही प्रकट कर सकती थी। इस समय प्रिया की साफ आंखें चिंता और लाचारी से भरी थीं, साथ ही क्रोध का एक हल्का निशान भी था। दूसरी ओर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और कई उत्पत्ति रिटर्निंग रेल कृषक सभी शांत दिख रहे थे, जैसे कि उन्हें दूसरे पक्ष को हराने का पूरा विश्वास हो। दोनों पक्ष एक गतिरोध में थे और बहुत देर बाद मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बोला, ये राजा कई दिनों से इंतजार कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि युवा महिला प्रिया ने इस पर ठीक से विचार कर लिया है या नहीं। क्या आप इस राजा को एक संतोषजनक उत्तर दे सकती हैं? प्रिया ने माथे पर बल डाला और धीरे से कहा, क्या आप थोड़ा नर्म हो सकते हैं?
यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे इस पर जूनियर भाई के साथ ध्यान से चर्चा करने की ज़रूरत है, लेकिन अब मुझे जूनियर भाई का कोई निशान नहीं मिल रहा है। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। युवा महिला प्रिया, क्या तुम मजाक कर रही हो? इस राजा ने देखा कि तुम इतनी कम उम्र में स्टॉच सोर्स को परिष्कृत करने में सक्षम थी, इसलिए इस राजा ने प्रतिभा को सराहना दी और बल का उपयोग करने को तैयार नहीं था। लेकिन अब तुम बार बार मेरे अनुरोध को टाल रही हो। क्या तुम इस राजा को मूर्ख समझती हो? अगर तुम्हें सच में कोई समस्या है तो तुम्हें अपनी सम्मानित गुरु से सलाह लेनी चाहिए। तुम अपने जूनियर भाई के साथ इसकी चर्चा क्यों करोगी? हास्यास्पद। लेकिन प्रिया ने मन में सोचा, सम्मानित गुरु की वर्तमान खेती तो मेरी खेती से भी कम है, तो वह जूनियर भाई से कैसे तुलना कर सकते हैं? कोई लेकिन नहीं। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ने अधीरता से प्रिया को टोक दिया, चूंकि तुम सहयोग करने को तैयार नहीं हो, तो ये राजा इस महाद्वीप की वर्ल्ड एनर्जी को निचोड़ लेगा और इसे एक मृत स्टार में बदल देगा। जहां तक स्टॉच सोर्स की बात है, अगर तुम इसे नहीं चाहती हो तो इस राजा को परवाह नहीं है। जब समय आएगा तो ये राजा देखना चाहेगा कि तुम वर्ल्ड एनर्जी के समर्थन के बिना इस सोर्स को कब तक सुरक्षित रख सकती हो। शायद युवा महिला में इसे मृत्यु से वापस लाने की क्षमता है। हे, इस महाद्वीप पर अरबों जीव हैं। वर्ल्ड एनर्जी के पोषण के बिना वे सभी मर जाएंगे। मुझे डर है कि वे कुछ ही दिनों में हड्डियों का ढांचा बन जाएंगे। रुको। प्रिया हैरान थी, उसकी आंखें हिचकिचाहट और लाचारी से भरी थीं। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ एक ठंडी मुस्कान के साथ उसे देखा। हालांकि उसने प्रिया नामक इस महिला के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी, पर वह बता सकता था कि वह दुनिया में गहराई से शामिल नहीं थी और उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं था। इसके अलावा वह दयालु थी और महाद्वीप को धीरे धीरे बर्बादी में गिरते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसी वजह से वह मूल स्रोत को लौटाने के लिए उसे धमका सकता था। अन्यथा मूल ऊर्जा उसके द्वारा परिष्कृत कर ली गई होगी। जब तक वह उसके असली शरीर को ढूंढ नहीं सकता और उसे मार नहीं सकता, उन्हें उसके पास मौजूद स्टॉच सोर्स को छीनना होगा। लेकिन मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कैसे जानता कि उसका असली शरीर कहाँ था? दूसरे पक्ष ने सिर्फ यह महसूस किया था कि इस महाद्वीप पर कुछ गलत हुआ है, इसलिए उसने अपनी आत्मा इच्छाशक्ति का एक अंश यहाँ भेजा था। केवल एक महान दिव्य तकनीक वाला व्यक्ति ही इस दिव्य इच्छाशक्ति का अनुसरण कर सकता था। उसने प्रिया के असली शरीर के स्थान का पता लगाया। प्रिया मुश्किल स्थिति में दिख रही थी। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कैसे नहीं जानता कि उसकी धमकी ने काम किया था? अरबों जीवों के जीवन का उपयोग करके दूसरे पक्ष पर दबाव डालना। एक छोटी लड़की इसे कैसे सहन कर सकती थी? उसने गर्म लोहे पर हथौड़ा मारते हुए कहा, युवा महिला प्रिया, मैं ऐसे अमानवीय काम करने को तैयार नहीं हूं। अगर तुम सोर्स को लौटा सकती हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम मूल स्रोत को लौटा सकती हो तो मैं इसे परिष्कृत करने के बाद इस महाद्वीप का स्टार मास्टर बन सकता हूं। अगर मैं स्टार मास्टर बन जाता हूं तो मैं इस महाद्वीप पर विचार क्यों नहीं करूंगा? लेकिन क्या तुम दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल नहीं रहे हो? प्रिया को स्पिरिट डिवोरिंग व्यू के अत्याचार और बुराई के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह कुछ समय के लिए दूसरे पक्ष के खतरनाक इरादों का पता नहीं लगा सकी। ये सिर्फ विनाश और पुनर्निर्माण है। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ने धीरे से मुस्कुराया, मैं तुम्हें विशिष्ट कारण नहीं बता सकता, युवा महिला प्रिया। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि अगर मैं मूल स्रोत को परिष्कृत करता हूं तो मैं इस महाद्वीप को समृद्धि की ओर ले जाऊंगा। सच में? प्रिया ने खुद से बुदबुदाया। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से दयालु थी और उसका दिल शुद्ध था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह मूर्ख थी। स्वाभाविक रूप से वह बता सकती थी कि यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं था, पर दूसरे पक्ष की धमकी ने उसकी कमजोर नब्ज को पकड़ लिया था। अगर वह उसे परिष्कृत करने के लिए मूल स्रोत को वापस नहीं करती तो दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी जल्द ही सूख जाएगी और यह सचमुच एक मृत स्टार बन जाएगा। जब वह स्टार मास्टर बनी तो उसने टोंग शुवान रेल्म पर अरबों जीवों की जीवन शक्ति और नाड़ी को महसूस किया। उसने इस महाद्वीप के उदय और पतन को महसूस किया, तो वह इस महाद्वीप को एक ठंडी और वीरान जगह बनते हुए कैसे सहन कर सकती थी? प्रिया सचमुच असहज थी। उसके दिल की गहराइयों में केवल एक आवाज़ चिल्ला रही थी, जूनियर भाई, तुम कहाँ हो? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम इससे कैसे निपटते? छोटी वरिष्ठ बहन, उसकी बकवास मत सुनो। एक आवाज़ अचानक पृथ्वी के कोर की गहराइयों में गूंज उठी। प्रिया ने अपना सिर उठाया। उसने सहज रूप से सोचा कि वह भ्रम में थी क्योंकि वह आवाज़ को बहुत याद करती थी, लेकिन जब उसने अंधेरे से धीरे धीरे बाहर आते हुए एक परिचित आकृति को देखा और उस परिचित चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसका जूनियर भाई सचमुच इस समय उसके सामने प्रकट हुआ है। प्रिया का मुंह फड़फड़ाया और वह लगभग रो पड़ी। उसे इतना गलत महसूस हुआ कि वह मरना चाहती थी। कुछ दिन पहले वह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ बातचीत कर रही थी। उसका नाजुक और संवेदनशील दिल अकल्पनीय दबाव में था, लेकिन वह अभी भी आज्ञाकारी होने का दिखावा करने में सक्षम थी। लेकिन जब यह आकृति प्रकट हुई तो प्रिया को अचानक लगा जैसे उसका पूरा शरीर गिरने वाला है।
वह भारी बोझ जो लंबे समय से उसके कंधों पर था, उसे लगभग टुकड़ों में कुचल रहा था। जब यह भारी बोझ उठा लिया गया, तभी उसे एहसास हुआ कि वह क्या उठा रही थी। जूनियर भाई, प्रिया ने अपने होंठ भींचे और पुकारा। वरिष्ठ बहन, रो मत। अर्जुन की आकृति चमकी और सीधे प्रिया की आत्मा के अंश के सामने प्रकट हुई। उसे घूरते हुए उसने मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है, ये ठीक है, मैं यहाँ हूँ। जैसे वह किसी बच्चे को सांत्वना दे रहा हो। उसने लगभग प्रिया के सिर पर कुछ बार थपथपाया। प्रिया ने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया। तुम्हें एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गलत है, इसलिए तुमने अपनी आत्मा चेतना यहाँ भेजी है ना? अर्जुन ने उस पर एक नज़र डाली और उसके सामने की स्थिति को समझ गया। केवल एक स्टार मास्टर ही ऐसा काम कर सकता था। अगर वह चाहता तो वह भी अपनी आत्मा चेतना का एक अंश शैडोड स्टार वापस भेज सकता था, लेकिन इससे उसकी आत्मा चेतना का बहुत उपभोग होता। मेरा मुख्य शरीर मेरी आत्मा चेतना से बहुत दूर है। यहाँ ज़्यादा देर तक रहना अच्छा नहीं है क्योंकि इससे आसानी से नुकसान हो सकता है। वापस जाओ और उन्हें बताओ कि मैं कुछ ही दिनों में संप्रदाय में वापस आ जाऊंगा, इसलिए उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जूनियर भाई, सावधान रहना। ये लोग, ये ठीक है, बस कुछ कचरा है जिन्हें सार्वजनिक रूप से दिखाया भी नहीं जा सकता, अर्जुन ने व्यंग्य किया। उसकी बात सुनकर प्रिया प्यार से मुस्कुराई। अब वह चिंतित नहीं थी। फिर उसने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और उसकी आत्मा चेतना का चेहरा धीरे धीरे बिखर गया। प्रिया के जाने से ठीक पहले उसे अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा, वैसे जूनियर भाई, अनिहिता, वह अनिहिता को क्या हुआ? अर्जुन चौंक गया, लेकिन उसके सामने प्रिया का कोई निशान नहीं था। उसकी आत्मा चेतना का अंश पहले ही स्टार फील्ड से गुजर चुका था और शैडोड स्टार लौट गया था। क्या बकवास हुई? अर्जुन अचानक निराश हो गया। प्रिया को अनिहिता की असली पहचान नहीं पता थी, लेकिन उसे पता था। सम्राट गार्डन से वापस आने के बाद से अनिहिता एक गहरी नींद में थी, जागरूक रूप से अपने मुख्य शरीर को अपने अवतार के साथ पूरी तरह से विलय करने की कोशिश कर रही थी। तब से 10 साल से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि क्या चल रहा था। अब प्रिया ने अचानक उसे अनिहिता के बारे में खबर भेजी, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से समझाया नहीं, जिससे अर्जुन बहुत चिंतित हो गया। जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें देखूंगा, अर्जुन ने गुपचुप रूप से कसम खाए। छोटे बच्चे, तुम बहुत अभिमानी हो, इस राजा को इस तरह न्याय करने की हिम्मत कर रहे हो। जब से अर्जुन एक भिक्षु बन गया था, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और अन्य उत्पत्ति रिटर्निंग रेल कृषक उसे सतर्कता से घूर रहे थे। अभी जब उन्होंने अर्जुन को उन्हें कचरे का ढेर कहते हुए सुना तो वे गुस्से में आ गए। साथ ही सोर्स स्ट्रेंथ जो वे प्राप्त करने वाले थे, उसे अर्जुन ने बस कुछ शब्दों में बर्बाद कर दिया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति इसे कैसे सहन कर सकता था? उसने तुरंत गुस्से से चिल्लाया। अर्जुन धीरे धीरे मुड़ा, उन्हें ठंडी नज़र से देखा और व्यंग्य किया, क्या तुम कचरा नहीं हो? कई बड़े आदमी एक छोटी लड़की को धमकाते हैं और तुम्हें कचरा कहना कचरा शब्द का अपमान है। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ने ठंडी सांस ली क्योंकि उसकी आंखों में घना हत्यारा इरादा प्रकट हुआ। अभी अभी किसने कहा था कि वे इस जगह को एक मृत स्टार में बदल देंगे? खड़े हो जाओ, ये संप्रदाय मास्टर वादा करता है कि तुम्हें मार नहीं डालेगा, अर्जुन ने घमंड से घूरते हुए घोषित किया। छोटे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम बस थोड़ी ताकत की वजह से अराजक हो सकते हो। एक कुएं का मेढक समुद्र और आकाश की विशालता को कैसे जान सकता है? तुम इतनी कम उम्र में ही उत्पत्ति सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गए हो। तुम्हें एक आशाजनक प्रतिभा माना जा सकता है। तुम इस राजा के साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? ये राजा तुम्हें एक सर्वोच्च गुप्त तकनीक सिखा सकता है जो तुम्हें जल्द से जल्द शिखर तक पहुंचने में मदद करेगी, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ने अपने हाथ पीछे करके गहरी आवाज में कहा। वह एक महान गुरु जैसा दिख रहा था। क्या उत्पत्ति सम्राट क्षेत्र? वह असंभव। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे उत्पत्ति रिटर्निंग रेल कृषक चौंक गए और एक एक करके चिल्लाए। वे अर्जुन की खेती की जांच कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल सका। उन्होंने सोचा कि वह एक कलाकृति पहने हुए है जो उनकी डिवाइन सेंस को अलग कर सकती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह वास्तव में उनसे मजबूत था। पर इस दुनिया में इतना युवा उत्पत्ति सम्राट कैसे हो सकता है? अर्जुन हंसा और तिरस्कार से कहा, क्या तुम सभी आत्मभक्षी संप्रदाय इतने मूर्ख हो? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें नष्ट कर दिया गया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ने अपनी आंखें छोटी की। तुम जानते हो कि हम आत्मभक्षी संप्रदाय से हैं, फिर भी तुम इतने अभिमानी होने की हिम्मत करते हो। उत्पत्ति रिटर्निंग रेल कृषक भी कांप उठे, जैसे उनके कुछ रहस्य खुले हो गए हों। उनकी आंखों में अत्यधिक डर का भाव प्रकट हुआ। तो क्या अगर मैं अभिमानी हूँ? मुझे काटो, अर्जुन ने व्यंग्य किया। अगर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो क्या मैं तुम्हें कुछ उधार दूं? मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति गुस्से से कांप रहा था, लेकिन वह जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने बहुत पहले ही देखा था कि अर्जुन एक प्रथम चरण उत्पत्ति सम्राट था, उससे जरा भी कम नहीं था। उसे अर्जुन को मारने का विश्वास नहीं था, इसलिए उसके पास दूसरे पक्ष के अहंकार को सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
हालांकि आत्मभक्षी संप्रदाय का रहस्य लीक नहीं किया जा सकता था, अन्यथा ये बहुत संभावना थी कि उसे पूरे स्टार टेरिटरी में कृषकों द्वारा शिकार किया जाएगा। एक पल के लिए मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति को सिरदर्द हुआ। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसकी हिचकिचाहट देखकर अर्जुन ने व्यंग्य किया और आग में घी डाला, वैसे मेरे यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारे आत्मभक्षी संप्रदाय के कुछ लोगों को मार डाला। उनमें से एक ने कहा कि वह आत्मभक्षी संप्रदाय का युवा संप्रदाय मास्टर था और उसने खुद को अंशुमान कहा। वह आदमी तुम्हारा बेटा था, है ना? संप्रदाय मास्टर विजयरव का शरीर कांप उठा। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। तुमने अंशुमान को मार डाला। क्षमा करें, मैंने गलत बोल दिया। अर्जुन ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने बस उसे पीटा। हाँ, उसे छायादार स्वर्ग हवेली के लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। वह इतनी बुरी तरह से मरा कि वह एक मांस का कबाब बन गया। संप्रदाय मास्टर विजयरव, तुम वहां नहीं थे। अगर तुम उसे देखते तो तुम्हारी आंखों से आंसू बह जाते। यहाँ ड्राइड अप शब्द का अर्थ है पूरी तरह से खत्म या सूख जाना, जैसे उसका आत्मविश्वास पूरी तरह सूख गया। यहाँ फैक्ट शब्द का अर्थ है वास्तविकता, जैसे ये वास्तविकता है कि वह उससे ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ नोटिस शब्द का अर्थ है ध्यान देने योग्य, जैसे वह इतना खराब दिख रहा था कि ध्यान देने योग्य था। यहाँ लेजली शब्द का अर्थ है धीमे, जैसे मैं उससे धीमे ढंग से निपटूंगा। दुष्ट, मैं तुम्हें मार डालूंगा। विजयरव दहाड़ा क्योंकि उसका चेहरा भयंकर हो गया। उसके शरीर से सेंची उमड़ पड़ा क्योंकि उसका उत्पत्ति सम्राट क्षेत्र डोमेन अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। उसी समय वह प्रकाश की एक धारा में बदल गया और सीधे अर्जुन के सिर पर उतर गया। वह स्वाभाविक रूप से छायादार स्वर्ग हवेली के लोगों की खेती को जानता था। उसके बेटे को उनके द्वारा मारा जाना असंभव था। एकमात्र संभावना ये थी कि उसके बेटे को उसके सामने इस छोटे बच्चे ने दबा दिया था। यही वजह है कि उसे मारा गया था। अपने बेटे को मारने की दुश्मनी बिल्कुल असहनीय थी। भले ही विजयरव अर्जुन की ताकत से डरता था, वह इस समय इसे कैसे सहन कर सकता था। उसने अपने हाथों से ताली बजाई और उन्हें आगे धकेल दिया। शक्ति का एक उछाल एक दृश्य क्रॉसकट में बदल गया जो एक भूस्खलन की तरह अर्जुन पर दबाव डाल रहा था, जैसे वह अर्जुन को आधा काटना चाहता था। बस यही है तुम्हारे पास। अर्जुन ने अपने होंठ मोड़े क्योंकि उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव प्रकट हुआ। वह विजयरव की चाल से सुराग देख सकता था। हालांकि वह भी एक प्रथम चरण उत्पत्ति सम्राट था, उसकी असली लड़ने की शक्ति किसी भी उत्पत्ति सम्राट से बदतर थी जिसे अर्जुन ने कभी देखा था। यह अंतर मुख्य रूप से सेंट ची के संघनन की डिग्री और उसके टेरिटरी फील्ड की शक्ति में था। जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह अजीब नहीं था। आत्मभक्षी संप्रदाय का कृषक मुख्य रूप से स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल को परिष्कृत करने और निगलने पर निर्भर था। यह एक शॉर्टकट था, लेकिन मार्शल दाओ की खेती में शॉर्टकट कैसे हो सकता था? अपनी खेती को तेजी से सुधारने की कीमत एक अस्थिर नींव थी। एक आत्मभक्षी संप्रदाय कृषक स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल की मदद से द्वितीय चरण उत्पत्ति सम्राट क्षेत्र या यहाँ तक कि तृतीय चरण तक खेती कर सकता है, लेकिन उनकी असली लड़ने की शक्ति निश्चित रूप से उसी स्तर के एक कृषक से बहुत कम थी। विजयरव भी वैसा ही था। उसका सेंची थोड़ा अशुद्ध था और उसका टेरिटरी फील्ड उत्कृष्ट नहीं था। हालांकि क्रॉस ऊर्जा कट प्रभावशाली था, अर्जुन की आंखों में ये कमियों से भरा था। उसने बस अपनी पीठ झुकाए और पूरी ताकत से एक घूंसा मारा। घूंसा दहाड़ा और क्रॉस ऊर्जा कट के केंद्र पर लगा। क्रैच! तारांकन एक महीन कुरकुरा आवाज गूंज उठी। विजयरव चौंक गया और उसकी आंखें लगभग अपनी जगह से बाहर निकल गईं। उसका चेहरा भयानक और निराशा से भरा था। वह केवल यह महसूस कर सका कि उसके प्रतिद्वंद्वी के घूंसे से उसका क्षेत्र टूट गया है और अब अखंड नहीं रह सकता। क्रॉस आकार का ऊर्जा कट भी अत्यंत नाजुक हो गया था। ये वास्तव में सीधे बिखर गया था। इतना शक्तिशाली! विजयरव ने तुरंत एहसास किया कि वह अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता। इससे पहले कि वह ये विचार पूरा कर पाता, घूंसे की बची हुई शक्ति ने सभी रुकावटों को तोड़ दिया और सीधे उसके सीने पर लगी। पफ! तारांकन! विजयरव पीछे की ओर उड़ गया क्योंकि उसने एक मुंह भर खून थूका। क्या? संप्रदाय मास्टर, वास्तव में यह असंभव है। मेरी आंखें मुझसे चाल चल रही होंगी। आत्मभक्षी संप्रदाय के उत्पत्ति रिटर्निंग रेल्म कृषक तुरंत चिल्लाए। उनके चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें मली, ये सोचते हुए कि क्या वे भ्रम में थे। एक उत्पत्ति सम्राट क्षेत्र मास्टर हमेशा स्टार टेरिटरी में शिखर लड़ने की शक्ति का पर्याय रहा है, लेकिन संप्रदाय मास्टर तो बस एक उत्पत्ति सम्राट था। उन्हें इस युवा व्यक्ति के साथ झगड़े के पहले ही आदान प्रदान में उड़ा दिया गया था। इस वास्तविकता को स्वीकार करना उनके लिए वास्तव में कठिन था। इस समय विजयरव का दिल भी कांप रहा था। उस एक हमले के बाद उसके सिर में उमड़ आया खून भी तेजी से शांत हो गया था। वह जानता था कि वह अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता। वह पहले ही सोचने लगा था कि कैसे भागना है, लेकिन उसका दृष्टि अचानक धुंधली हो गई क्योंकि एक चेहरा जिसने उसे भयभीत कर दिया था अचानक प्रकट हुआ, लगभग उसकी नाक की नोक को छू रहा था।
दानव नेत्र। अर्जुन ने धीरे से इन दो शब्दों को थूका। अगले ही पल उसकी बाईं आंख की पुतली अचानक सिकुड़ गई, एक लंबी और संकीर्ण ऊर्ध्वाधर पुतली में बदल गई। उस आंख से एक चमकदार सुनहरी रोशनी खिल उठी। यह अंतहीन महिमा से भरा था। विजयरव तुरंत अंधा हो गया। अपनी चेतना में उसने केवल यह महसूस किया कि आकाश में एक भयानक आंख थी जो उसे ठंडी नज़र से घूर रही थी। उस आंख की नज़र के नीचे उसने बिल्कुल भी चलने की हिम्मत नहीं की। उसकी आत्मा भी उथल पुथल में थी। जिस क्षण वह अन्यमनस्क था, अर्जुन ने फिर से हमला किया। उसने अचानक घूंसा मारा, विजयरव के दांटियन को तोड़ा। सेंची का एक उछाल विजयरव के शरीर में डाल दिया गया, उसकी हजारों तेज तलवारों की तरह उसकी नाड़ियों और मांस के माध्यम से शटरिंग करते हुए उसकी नाड़ियों को तुरंत नष्ट कर दिया। विजयरव के शरीर पर उत्पत्ति सम्राट क्षेत्र की आभा अचानक सूख गई। बस 3 सांसों में आत्मभक्षी संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर की खेती अर्जुन द्वारा विकलांग कर दी गई थी। तारांकन वह एक मरी हुई मछली की तरह आकाश से गिर गया और जमीन पर गिर गया, अचल। पृथ्वी के कोर की गहराइयों में केवल आत्मभक्षी संप्रदाय के कुछ उत्पत्ति रिटर्निंग रेल्म कृषकों के थूक निगलने की आवाज़ सुनाई दे सकती थी। अभी अभी हुई लड़ाई इतनी तेजी से हुई कि उनका संप्रदाय मास्टर प्रतिक्रिया देने से पहले ही विकलांग हो गया। अब जब उन्हें अपनी स्थिति समझ में आ गई तो उनके चेहरे बदसूरत हो गए। उन्होंने विजयरव के बगल में खड़े अर्जुन को देखा जैसे वे एक बुरी आत्मा को देख रहे हों। उनके चेहरे भयानक और डर से भरे थे। ये युवा व्यक्ति उनके संप्रदाय मास्टर को 3 सांसों में विकलांग कर सकता था। अगर वह उन्हें मारना चाहता तो ये बस उसकी उंगलियों को हिलाने की बात होगी। अर्जुन की बाईं आंख में विनाश का दानव नेत्र अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। वह झुका और विजयरव को ऊपर उठाया, सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी डिवाइन सेंस उमड़ उठी क्योंकि उसने गहरी आवाज में पूछा, तुम स्पिरिट डिवोरिंग व्यूह को कैसे व्यवस्थित करते हो? मुझे बताओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हालांकि अर्जुन ने 6 नुकीले स्टार एरे को देखा था, वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जान सका। उसे स्पिरिट एरे की गहरी समझ नहीं थी, इसलिए अगर वह इसे कैसे व्यवस्थित करना है जानना चाहता तो उसे विजयरव से शुरुआत करनी होगी। विजयरव आत्मभक्षी संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर था, इसलिए कोई कारण नहीं था कि वह स्पिरिट डिवोरिंग व्यूह को कैसे व्यवस्थित करना है नहीं जानता होगा। विजयरव, जिसकी खेती विकलांग थी, विनाश के दानव नेत्र की शक्ति का विरोध कैसे कर सकता था? अर्जुन की डिवाइन सेंस द्वारा मजबूर किए जाने के बाद विजयरव की आंखें एक पल में चकाचौंध हो गईं और उसने जवाब दिया, स्पिरिट डिवोरिंग व्यूह मेरे मुंह परिवार को उस मास्टर ने दिया था। मास्टर ने कहा कि मैं किसी को नहीं बता सकता। मास्टर, अर्जुन ने माथे पर बल डाला, थोड़ा स्तब्ध। वह बस विजयरव से स्पिरिट डिवोरिंग व्यूह के संचालन सिद्धांत को समझना चाहता था और इसे अनिहिता को दिखाने के लिए शैडोड स्टार वापस लाना चाहता था कि क्या वह इसे सुधार सकती है। किसे पता था कि इसमें कुछ अस्पष्ट मास्टर शामिल होगा। लगता है ये बहुत गुप्त है, अर्जुन ने चुपके से सोचा। उसे अचानक बुरा महसूस होने लगा। ठीक इसी क्षण विजयरव की आंखों में चमकीला प्रकाश का एक निशान चमका जिसका चेहरा कोरा था और उसने मुंह खोला और चिल्लाया, मेरे प्रभु, मुझे बचाओ। अर्जुन का चेहरा बदल गया और जैसे ही वह पीछे हटने वाला था, विजयरव की आंखों से प्रकाश फूट पड़ा और अर्जुन के नॉलेज सी में चला गया। अच्छा नहीं, अर्जुन चौंक गया और अपने हाथ के इशारे से विजयरव को दूर धकेल दिया। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आत्मा अवतार उसके नॉलेज सी में प्रकट हुआ। उसके नॉलेज सी के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन अर्जुन की आंखों ने तुरंत एक कुछ अलग तरह की ऊर्जा को देखा। यह ऊर्जा उसके नॉलेज सी में लटक रही थी, घूम रही थी और बदल रही थी। इस ऊर्जा से अर्जुन ने एक पूरी तरह से अपरिचित आभा महसूस की। यह आभा निश्चित रूप से विजयरव से संबंधित नहीं थी। यह ऊर्जा मजबूत नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने एक अकल्पनीय खतरा महसूस किया। सोल वार्मिंग लोड्स, ये वास्तव में सोल वार्मिंग लोड्स है। इस ऊर्जा से अचानक एक कर्कश चीख गूंज उठी। इस आवाज से अर्जुन बता सकता था कि बोलने वाला एक आदमी था, लेकिन वह उसकी उम्र नहीं बता सका। जैसे ही आवाज गिर गई, ऊर्जा एक लंबे बागे पहने आदमी की छवि में बदल गई। उसका चेहरा धुंधला था और अर्जुन उसे साफ देख नहीं सका। इस क्षण यह आदमी अर्जुन के नॉलेज सी में 7 रंगों के द्वीप को सीधे घूर रहा था। उसकी आंखों से एक हल्का उन्मादी प्रकाश फूट रहा था। हा, ये वास्तव में सोल वार्मिंग लोड्स है जो 7 रंगों में विकसित हुआ है। बस एक और कदम और यह सर्वोच्च सोल वार्मिंग लोड्स बन जाएगा। किसने सोचा होगा कि इस स्टार टेरिटरी में ऐसा कीमती खजाना मौजूद होगा। ऐसा लगता है कि युआन क्यूई की कीमत पर यहाँ आने का इस राजा का फैसला बुरा नहीं था। आदमी अर्जुन को बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं रख रहा था, केवल बहुत उत्साह के साथ सोल वार्मिंग लोड्स को घूर रहा था। तुरंत उसका शरीर फिर से हिल गया क्योंकि उसने अपने नॉलेज सी के ऊपर अंतरिक्ष को घूर लिया। उसकी आंखों से एक और भी अधिक उन्मादी नजर फूट रही थी क्योंकि उसने उत्साह से कहा, स्टार, ये वास्तव में इस स्टार टेरिटरी का स्टार है। हा, ये वास्तव में फलहीन खोज में लोहे के जूते घिसने और फिर संयोग से पाने का मामला है। स्वर्ग मेरी मदद करो, स्वर्ग मेरी मदद करो। हा, तुम कौन हो?
क्या तुम विजयरव नहीं हो? अर्जुन ने इस आदमी को ठंडी नज़र से घूरा। हालांकि इस आदमी ने उसे बहुत खतरनाक एहसास दिया, यह उसका नॉलेज सी था, उसकी दुनिया थी, इसलिए वह डरा नहीं था। तभी आदमी ने अर्जुन पर एक नज़र डाली, उसकी आंखें ठंडी और उदासीन थीं। इस नज़र के नीचे अर्जुन को लगा जैसे एक विशाल ड्रैगन द्वारा घूरे जा रहे एक चींटी हो, जैसे इस आदमी की आंखों में वह अतुलनीय रूप से छोटा था। अर्जुन का दिल हिंसक रूप से हिल गया। उसकी मार्शल दाव इच्छाशक्ति अत्यंत कठिन थी और रास्ते में उसने जिन सभी दुश्मनों का सामना किया वे सभी उससे मजबूत थे। अब जब वह एक उत्पत्ति सम्राट कृषक था तो एक तृतीय चरण उत्पत्ति सम्राट का सामना करते हुए भी उसके लिए हीन महसूस करना असंभव था। लेकिन यह आदमी, अर्जुन का चेहरा डूब गया क्योंकि उसने अपने दिल में असुविधा को दूर कर दिया और ठंडी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि आप विजयरव द्वारा उल्लेखित मास्टर हैं। उसके सामने आदमी ने अपनी भौं उठाए और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, लड़के, तुम जवान हो लेकिन तुम्हारी खेती अच्छी है, तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा है। इस राजा को उम्मीद नहीं थी कि इस स्टार टेरिटरी में तुम्हारे जैसा चरित्र होगा। लड़के, तुम भविष्य में निश्चित रूप से एक महान प्रतिभा बनोगे। हाँ, ये राजा विजयरव द्वारा उल्लेखित मास्टर है। तो तुम नहीं चाहते कि विजयरव स्पिरिट डिवोरिंग व्यूह का रहस्य बताए, इसलिए तुमने अपनी डिवाइन सेंस के साथ खुद को उससे जोड़ लिया। एक बार जब वह रहस्य बताने वाला होगा तो तुम उसे रोकने के लिए प्रकट हो जाओगे। लड़के, तुम सिखाने लायक हो। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। अभी अभी हुई संक्षिप्त बातचीत और आदमी के बड़बड़ाने से उसे उसके मूल के बारे में कुछ अस्पष्ट अनुमान थे। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपना सिर उठाया और मुस्कुराया, तो मास्टर, क्या तुमने विश्व सम्राट नाम सुना है? जैसे ही उसने ये कहा, आदमी का आकृति हिंसक रूप से कांप उठा क्योंकि उसकी आंखों से एक भयानक प्रकाश फूट पड़ा। उसने फुसफुसाया, एक मामूली चींटी वास्तव में विश्व सम्राट मास्टर के अस्तित्व को जानती है। ऐसा लगता है कि तुम सरल नहीं हो। हे, मैं अब समझ गया हूं। तो तुम भी उसी जगह से आए हो। तुम वास्तव में स्टार बाउंड्री के अस्तित्व को जानते हो। आदमी ने अर्जुन को अविश्वास में देखा। तुम कौन हो? इस बार उसने आखिरकार अर्जुन को गंभीरता से देखा। तो उस जगह को स्टार बाउंड्री कहा जाता है। अर्जुन ने समझ का भाव दिखाया, लेकिन साथ ही उत्सुकता का एक निशान भी था। तुम नहीं जानते हो। आदमी ने माथे पर बल डाला। अर्जुन को कुछ हद तक समझने में असमर्थ था। वह समझ नहीं पाया कि अर्जुन विश्व सम्राट मास्टर का नाम क्यों जानता था, लेकिन स्टार बाउंड्री के बारे में कभी नहीं सुना था। अर्जुन द्वारा बाधित होने के बाद वह अचानक थोड़ा नाराज हो गया और अपना हाथ हिलाया। लड़के, मुझे परवाह नहीं है कि तुमने विश्व सम्राट मास्टर का नाम कहाँ सुना है, लेकिन चूंकि तुमने इस राजा को देखा है, ये राजा तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। ये राजा अब तुम्हें दो विकल्प देगा, एक मौत है, दूसरा इस राजा के सामने झुकना और इस सोल वार्मिंग लोड्स को दोनों हाथों से मुझे देना, और यह राजा तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। अर्जुन ने धीरे से अपने हाथ जोड़े, अपनी आंखें छोटी की और धीरे से कहा, लेकिन मैं कोई भी रास्ता नहीं चुनना चाहता। तुम मौत को बुला रहे हो। आकृति का चेहरा गहरा हो गया और हत्यारा इरादा उमड़ पड़ा। हालांकि आकृति ने हिंसक रूप से डांटा, उसने अर्जुन से लड़ने का इरादा नहीं किया, बल्कि उसे ठंडी नज़र से घूर रहा था। अर्जुन हंसा, अगर ऐसा है तो मास्टर, तुम मुझे मेरे रास्ते पर क्यों नहीं भेज देते? एक लापरवाह नज़र के साथ वह आकृति को उकसाता रहा। आकृति का चेहरा अधिक से अधिक उदास हो गया। क्या तुम हिम्मत नहीं करते, या तुम नहीं कर सकते? अर्जुन की आंखें अचानक बहुत तेज हो गईं, एक तेज तलवार की तरह सच्चाई देखने के लिए आकृति के दिल की गहराइयों को छेड़ती रही। आकृति पहाड़ की तरह अचल थी। अर्जुन अगाध गहराई की तरह शांत था और व्यंग्य किया, अगर तुम अपने असली शरीर के साथ यहाँ आते तो मुझे डर है कि मेरे पास विरोध करने का कोई मौका नहीं होता। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हें मेरे स्तर के एक कृषक द्वारा विरोध करने वाली चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम सिर्फ एक आत्मा के साथ मुझे पकड़ना चाहते हो। क्या तुम मूर्ख हो? यह मेरा नॉलेज सी है, मैं मास्टर हूँ। जैसे ही शब्द गिरे, नीचे शांत समुद्र अचानक उमड़ पड़ा, एक भयंकर पानी के स्तंभ में इकट्ठा हो गया, एक बुराई ड्रैगन की तरह जाग रहा था, और नॉलेज सी एक आश्चर्यजनक हत्यारे आभा से भर गया। आकृति ने धीरे से एक सांस ली, अर्जुन को हल्के से देखा और सिर हिलाया। लड़के, तुम वास्तव में असाधारण हो। इस राजा ने तुम्हें कम आंका है। चूंकि तुमने सुराग देख लिया है, इस राजा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लड़के, अपनी जान बचाए रखो, ये राजा तुम्हारे पास फिर से आएगा, इतनी आसानी से मत मरना। ये कहते हुए उसने अचानक दोनों हाथों से एक जटिल इशारा किया और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे फीका पड़ गया। जाना चाहते हो? अर्जुन ने गुस्से से चिल्लाया, मेरा नॉलेज सी ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जब चाहो आ जा सको। सुनहरी रोशनी अचानक चमक उठी। नॉलेज सी के ऊपर लटका हुआ विनाश का दानव नेत्र विनाश की सुनहरी रोशनी चमका रहा था, आकृति को घेर रहा था। फीकी पड़ती आकृति अचानक जम गई, जैसे उसे विनाश की सुनहरी रोशनी ने कैद कर लिया हो। आकृति ने माथे पर बल डाला और संदेह से कहा, यह किस तरह की शक्ति है?
यह इतनी अजीब क्यों है? फैल जाओ। उसका शरीर कांप उठा। हमेशा सफल रहने वाली विनाश की सुनहरी रोशनी सीधे टूट गई। वे सभी पीछे हट गए, अब उसके करीब नहीं जा सकते थे। दहाड़ दहाड़ दहाड़। तारांकन। इस क्षण अर्जुन के आध्यात्मिक सागर की ऊर्जा से बने दर्जनों भयंकर ड्रैगन सभी दिशाओं से झपटे, भयंकर रूप से आकृति पर काटते हुए। आकृति के चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। उसने अपने बाएं हाथ से अपने सामने एक अर्धवृत्त खींचा और एक रोशनी की दीवार अचानक उसकी आत्मा के चारों ओर प्रकट हो गई। धमाका। तारांकन। बुराई ड्रैगन रोशनी की दीवार से टकरा गया। उसका नॉलेज सी हिंसक रूप से हिल गया और अर्जुन का आत्मा अवतार अचानक अत्यंत कमजोर हो गया। यह आत्माओं का सीधा संघर्ष था, चाहे कोई भी जीते या हारे। अर्जुन और आकृति दोनों को भारी नुकसान होगा। अर्जुन एक कठिन समय से गुजर रहा था, लेकिन आकृति भी बहुत असहज था। यह एक सामान्य आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, बल्कि अग्नि विशेषता आध्यात्मिक ऊर्जा का एक संस्करण था। हालांकि वह शक्तिशाली हमलों की इस लहर से नष्ट नहीं हुआ, लेकिन उसकी आत्मा को जलाने वाली, झुलसाने वाली शक्ति ने उसे असहनीय दर्द दिया। दर्जनों भयंकर ड्रैगन के हमलों का विरोध करने के बाद आकृति पारदर्शी हो गई, जैसे कि वह किसी भी समय गिर सकती थी। और उसके शरीर के अंदर फीकी रोशनी में दिखाई देने वाली एक झुलसाने वाली आग भटक रही थी, लगातार उसकी आत्मा शक्ति को खा रही थी। अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो। आकृति ने दांत पीसे और अर्जुन को घूरा। एक मामूली चींटी इस राजा की आत्मा को चोट पहुंचाने की हिम्मत करती है। ये राजा आज की दुश्मनी को याद रखेगा और भविष्य में तुम्हें 100 गुना वापस करेगा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, उसने एक बार फिर एक मुहर बनाई और उसका पूरा व्यक्ति पूरी तरह से फीका पड़ गया। लेकिन जाने से पहले अर्जुन ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसने एक मुहर बनाई और उसे अपने नॉलेज सी में फेंक दिया। 3 सांसों के बाद उमड़ता हुआ नॉलेज सी धीरे धीरे शांत हो गया। अर्जुन एक पीले चेहरे के साथ अपनी जगह पर खड़ा था, ध्यान से अपने आसपास को समझ रहा था। अस्पष्ट आकृति पहले ही चली गई थी। ये निस्संदेह था, क्योंकि उसकी आभा का कोई निशान यहाँ नहीं था। लेकिन उसने जाने से पहले किस तरह की मुहर छोड़ी थी? उसने इसे कहाँ छिपाया था? अर्जुन बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। शक्तिहीनता की एक गहरी भावना ने अर्जुन के दिल को भर दिया, जिससे वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। दूसरा पक्ष सिर्फ एक आत्मा थी, शायद उस व्यक्ति की अरबों डिवाइन सेंस में से एक थी, फिर भी वह उसके नॉलेज सी में आज़ादी से आ जा सकती थी। एक तृतीय चरण उत्पत्ति सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकता था। क्या वह आदमी अनिहिता और विश्व सम्राट के समान स्तर का अस्तित्व हो सकता था? जो निश्चित था वह यह था कि वह अनिहिता और विश्व सम्राट के समान जगह से आया था, और उस जगह को स्टार बाउंड्री कहा जाता था। ये स्टार टेरिटरी के क्षेत्र से भी अधिक उन्नत अस्तित्व था। 2 चीजें भी थी जिनके बारे में अर्जुन काफी चिंतित था। सबसे पहले, वह आकृति उसके नॉलेज सी में स्टार को बहुत महत्व देती थी। जब उसने उस समय स्टार को देखा, तो वह 7 रंगों के सोल वार्मिंग लोड्स को देखने की तुलना में और भी अधिक उत्साहित था। ये स्टार किस तरह का रहस्य छिपा रहा है? अर्जुन उलझन में था। इस स्टार को प्राप्त करने के बाद से अर्जुन ने इसे केवल अपना रास्ता खोजने के लिए इस्तेमाल किया था और इसके लिए ज्यादा उपयोग नहीं पाया था। हालांकि दूसरा पक्ष 7 रंगों के सोल वार्मिंग लोड्स की तुलना में स्टार के बारे में और भी अधिक परवाह करता था। शायद कोई रहस्य था जो वह नहीं जानता था। दूसरी बात 7 रंगों के सोल वार्मिंग लोड्स थी। उस आकृति ने वास्तव में कहा था कि 7 रंगों का सोल वार्मिंग लोड्स अगर एक और कदम आगे बढ़ता है तो वह सर्वोच्च सोल वार्मिंग लोड्स में विकसित हो सकता है। अर्जुन ने हमेशा सोचा था कि 7 रंगों का सोल वार्मिंग लोड्स इसका अंतिम रूप था, तो वह कैसे जान सकता था कि इसके ऊपर एक उच्च स्तर था? इस सोल वार्मिंग लोड से अर्जुन को जो लाभ हुआ वह बहुत अधिक था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली क्यों थी? एक तृतीय चरण उत्पत्ति सम्राट से कम नहीं। ये सब इस सर्वोच्च खजाने द्वारा उसकी आत्मा के लगातार पोषण के कारण था। 7 रंगों के सोल वार्मिंग लोड्स ने पहले ही अर्जुन को महान लाभ पहुंचाया था, तो अगर यह एक और कदम आगे बढ़ता है। अर्जुन का दिल उत्साह से जल रहा था। आकृति के साथ बातचीत करने के बाद उसे मिली जानकारी की मात्रा इतनी विशाल थी कि उसे ठीक होने में काफी समय लगा। पूरे 1/4 घंटे के बाद अर्जुन ने अपने दिल में कई भटकाने वाले विचारों को दूर किया और अपने आत्मा अवतार को फैलाया, अपनी डिवाइन सेंस को अपने भौतिक शरीर में वापस कर दिया। अपना सिर घुमाते हुए अर्जुन ने विजयरव को एक पीले चेहरे के साथ एक तरफ बैठे हुए देखा, अचल। ऐसा लगता था कि उसकी खेती विकलांग होने के कारण उसकी जीवन शक्ति सूख गई थी। अन्य उत्पत्ति रिटर्निंग रेलम कृषक ने भी थोड़ा सा भी हलचल नहीं की। अर्जुन को कुछ ही चालों में विजयरव की खेती को विकलांग करते हुए देखने के बाद वे किसी भी अनुचित विचार रखने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? वे अर्जुन को गुस्सा दिलाने और एक घातक आपदा को जन्म देने से डरते थे। भले ही अर्जुन बस वहां खड़ा था, उनमें भागने का साहस नहीं था। अब तक जब उन्होंने अर्जुन को उन्हें देखते हुए देखा, तो ये उत्पत्ति रिटर्निंग रेलम कृषक डर गए और उन्होंने सभी ने एक मुस्कान दबा दी जो रोने से भी बदसूरत थी। युवा व्यक्ति, कृपया हमारी जान बख्श दें। हमें भी विजयरव ने मजबूर किया था। हमारे पास अत्याचारी की मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
अब हमें पूरी तरह से पश्चाताप है। मुझे उम्मीद है कि युवा व्यक्ति हमें जीने का एक मौका देंगे। अब से हम युवा व्यक्ति का नेतृत्व करेंगे। हम ब्लेड के पहाड़ पर चढ़ने या आग के सागर में कूदने से नहीं हिचकिचाएंगे। बीच में एक कृषक ने जल्दी से विनती की। जैसे ही उसने नेतृत्व लिया, बाकी लोगों ने भी अपनी कठिनाइयां बताना जारी रखा। उन्होंने सभी ने विजेरव पर अत्याचारी और क्रूर होने का आरोप लगाया, खुद को आत्मभक्षी संप्रदाय से दूर करते हुए और सारा दोष विजेरव पर डालते हुए। तारांकन। विजेरव, जिसकी जीवन शक्ति पहले ही सूख चुकी थी, इतना गुस्सा हुआ कि उसने एक मुंह भर खून थूका और मौके पर ही मर गया। अर्जुन ने उनके बदसूरत चेहरों को ठंडी नज़र से देखा। वह पहले ही उस आकृति के कारण खराब मूड में था, तो वह उनकी बकवास सुनने के मूड में कैसे हो सकता था। कुछ सुनहरी रक्त धागे बाहर निकले और धुंधले अंतरिक्ष में सुनहरी रोशनी चमकी, एक पल में उनके जीवन को लेते हुए। फिर अर्जुन ने एक के बाद एक इन लोगों की स्पेस रिंग उठाए और उनकी जांच की। उसने उनकी स्पेस रिंग से लगभग 100 स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल लूटे जो पहले ही परिष्कृत हो चुके थे। उसने सभी स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल को स्टॉल सोर्स के मूल स्थान पर रखा। फिर उसने अपने हाथ से एक मुहर बनाए और अपनी उंगली आगे बढ़ाई। होंग। तारांकन। एक दबी हुई आवाज के साथ सभी स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल फट गए और स्वर्ग और पृथ्वी स्पिरिट क्यूई का एक सागर अचानक प्रकट हुआ और सभी दिशाओं में फैल गया। स्पिरिट डिवोरिंग क्रिस्टल में ऊर्जा टोंग शुवान रेल्म से आई थी। अर्जुन ने ऐसा केवल इस ऊर्जा को इसके स्रोत पर वापस करने के लिए किया था। उसे विश्वास था कि जल्द ही उसके गृहदेश में वर्ल्ड एनर्जी का घनत्व सुधर जाएगा। ये सब करने के बाद उसने सील्ड वर्ल्ड बीड को बुलाया और फिर से सील्ड वर्ल्ड बीड में प्रवेश किया, छोटे को सील्ड वर्ल्ड बीड को सतह पर वापस ले जाने के लिए कहा। उसी समय सैकड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर एक निश्चित खेती स्टार पर समृद्ध वर्ल्ड एनर्जी आभा वाली एक पहाड़ी घाटी में एक आदमी पालथी मारकर बैठा था। वहां बैठे हुए ऐसा था जैसे वह आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय हो गया था। अगर कोई अपनी आंखों से नहीं देखता तो एक तृतीय चरण उत्पत्ति सम्राट भी उसके अस्तित्व का पता नहीं लगा पाता। तितलियां उसके आसपास फड़फड़ा रही थीं जबकि एक छोटी चिड़िया ने अपनी चोंच से अपने पंखों को सुंदरता से कंघी किया। इस छोटी चिड़िया के लिए ऐसा लगता था कि वह एक व्यक्ति के सिर पर नहीं बल्कि एक सामान्य शाखा पर खड़ी थी। इस व्यक्ति की मार्शल दाव की समझ इस स्टार के पूरे क्षेत्र को पार कर गई थी, जो दाव ऑफ नेचर के पौराणिक स्तर तक पहुंच गई थी। अगर उन तृतीय चरण उत्पत्ति सम्राटों को ये देखने को मिलता तो वे शायद अपना सिर झुकाकर साष्टांग प्रणाम करते। अचानक इस आदमी का शरीर कांप उठा और उसने अपनी आंखें खोली, आगे घूरते हुए। जल्द ही ऊर्जा की लगभग अगोचर किरण दूर से गोली मारकर उसके शरीर में दाखिल हो गई। इस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप इसे महसूस किया। थोड़ी देर बाद उसका शरीर हिल गया और उसने विस्मय से कहा, 7 रंगों का सोल वार्मिंग लोड्स और इस स्टार टेरिटरी का खजाना मानचित्र। ये 2 चीजें एक ही व्यक्ति के कब्जे में हैं। क्या इस लड़के का अवसर थोड़ा बहुत स्वर्ग को चुनौती देने वाला नहीं है? लेकिन ये ठीक है, चूंकि तुमने इस राजा की आत्मा को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो ये राजा तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? मैं इन 2 चीजों को तुम्हारे पास फिलहाल के लिए छोड़ दूंगा। इस राजा की स्पिरिट सीकिंग सील के साथ तुम्हारे लिए दुनिया के छोर तक भागना भी बेकार है। ये कहते हुए वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसकी आंखों में एक क्रूर रोशनी चमक रही थी। कुछ क्षण के विचार के बाद उसने कहा, भूल जाओ। 100 साल बीत चुके हैं और इस स्टार टेरिटरी में कोई शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई संरक्षक नहीं है। उस स्थिति में तुम सम्राट के सिंहासन के लिए इस राजा के लिए सीढ़ी बनोगे। ये कहने के बाद वह अचानक ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसका पूरा शरीर अजीब तरीके से नीचे डूब गया। बस एक ही पल में वह पृथ्वी के कोर की गहराइयों में आ गया और इस खेती स्टार के स्टार सोर्स के सामने खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ नाच रहे थे और वह लगातार स्टार सोर्स में मुहरें डाल रहा था। उसके कार्यों के साथ पूरे खेती स्टार में स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी वास्तव में हलचल मचाना शुरू कर दी और वे सभी स्टार सोर्स की ओर इकट्ठा हो गए, जिसे तब इस व्यक्ति के शरीर में निगल लिया गया। इस खेती स्टार पर सभी कृषकों ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत था। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि आसपास की वर्ल्ड एनर्जी कम और कम हो रही थी। इसके अलावा जिस दर से ये कम हो रही थी वह भयानक थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। वाह, ये कहानी तोंग श्वान क्षेत्र की है, जो अपनी उत्कृष्ट प्रतिभाओं और महान सुंदरता के लिए प्रसिद्ध एक भूमि है। यहाँ कहानी का हिंदी अनुवाद आपके बताए गए सभी नियमों का पालन करते हुए प्रस्तुत है। 9 स्वर्ग पवित्र भूमि। तोंग श्वान क्षेत्र उत्कृष्ट प्रतिभाओं से भरी एक जगह, महान सुंदरता की एक जगह थी। ये स्थान 9 मुख्य चोटियों से घिरा हुआ था। वास्तव में ये दुनिया भर में प्रसिद्ध 9 हेवन होली लैंड थी। ये पूरे तोंग श्वान क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली जगह थी। हालांकि कई साल पहले 9 हेवन होली लैंड के लोग अचानक बिना किसी चिन्ह के गायब हो गए और किसी को पता नहीं चला कि वे कहाँ चले गए हैं।
अफवाहें थीं कि उन्हें नाइन हेवन होली लैंड के पवित्र स्वामी द्वारा स्टार के विशाल क्षेत्र में ले जाया गया था। यह अफवाहें भी थीं कि उन्होंने एक अत्यधिक शक्तिशाली अस्तित्व को उकसाया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। हर प्रकार की कहानियां थीं, लेकिन कोई भी इसके पीछे की सच्चाई नहीं जानता था। हालांकि किसी भी तरह नाइन हेवन होली लैंड अब स्वामीहीन थी। कई संप्रदायों और परिवारों की निगाहें इस खजाने जैसी भूमि पर थीं। नाइन हेवन होली लैंड के शिष्यों के गायब होने के बाद इस खजाने जैसी भूमि पर गिनत संघर्ष भड़क उठे, जिसके परिणामस्वरूप गिनत लोग हताहत हुए। अंत में ये खजाने जैसी भूमि दो साधकों के हाथों में आ गई, जिनका नाम जयंत और यशवंतदीप था। वे दोनों बेपरवाह व्यक्ति थे। उनकी कोई अधिक प्रसिद्धि नहीं थी और वे कभी भी सांसारिक मामलों की परवाह नहीं करते थे। वे केवल रोमांस, शराब और सुंदर महिलाओं के बारे में बात करते थे। वे हमेशा पूरे तोंगशुआन क्षेत्र की यात्रा करते रहे थे और विभिन्न स्थानों के नज़ारों को देखते थे। उस दिन जब वे नाइन हेवन होली लैंड के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यह विश्व ऊर्जा और सुंदर नज़ारों से भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने इसे तुरंत कब्जा कर लिया। वे दोनों तृतीय क्रम संत क्षेत्र के स्वामी थे, तो वे संप्रदाय और परिवार कैसे विरोध करने की हिम्मत कर सकते थे। हालांकि वे अनिच्छुक थे, उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे वहां कुछ साल रहे और वे दोनों धीरे धीरे इस स्थान के आदी हो गए। उन्होंने वहां रहने और कभी न जाने का फैसला किया। इस पल 9 चोटियों में से एक मुख्य चोटी पर वे दोनों एक मंडप में बैठे थे, ठंडे और शांत ढंग से चाय पी रहे थे और दांव पर चर्चा कर रहे थे। मंडप के अंदर सुंदर आकृतियों वाली 1 दर्जन से अधिक युवा लड़कियां किनारे पर सेवा कर रही थीं। उनकी सुंदर आंखों से एक अजीब रोशनी निकल रही थी जब वे उन दोनों को देख रही थीं। ये युवा लड़कियां वे सभी लड़कियां थीं जिन्हें वे दोनों महाद्वीप की यात्रा करते समय बचाया था। उनमें से कुछ ने अपने परिवार को खो दिया था, कुछ बेघर थीं, कुछ को दुष्टों द्वारा तंग किया गया था और वे विरोध करने में असमर्थ थीं। वे दोनों मुक्त और आसान थे। उन्होंने न तो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की और न ही दुनिया के साथ। वे सुंदर और भव्य थे। हालांकि वे सर्वोच्च तृतीय क्रम संत थे, वे मिलनसार थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से इन लड़कियों की प्रशंसा और सम्मान जीता। इस पल उन दोनों के सामने पत्थर की मेज पर एक शतरंज का बोर्ड था। काले और सफ़ेद मोहरे एक दूसरे को काट रहे थे। उनकी शतरंज की शैली उनके स्वभाव के बहुत समान थी। शतरंज के बोर्ड पर जरा सा भी हत्या का भाव नहीं था। कई लोगों को घेरा गया था लेकिन मारा नहीं गया था। ये देखने में अद्भुत था। भाई यशवंतदीप, मुझे सूचना मिली है कि मनी ऑफ गोल्ड संप्रदाय को भी अज्ञात लोगों के एक समूह द्वारा नष्ट कर दिया गया था। संप्रदाय में 3000 लोग थे। जो मरे वे मरे, जो भाग गए वे भाग गए और बाकी सभी को गुलाम बना लिया गया है। वे बाहरी लोग वास्तव में घृणित हैं। जयंत ने शांत ढंग से एक मोहरा रखा, लेकिन उसकी भौहों के बीच चिंता का एक फीका भाव था। यशवंतदीप ने जयंत की ओर देखा और हल्के से कहा, भाई जयंत, क्या तुम एकांत से बाहर आना चाहते हो? जयंत मुस्कुराया। अपने हाथ में फोल्डिंग पंखे को खोलते हुए उसने सहज ही खुद को हवा दी और कहा, उस दिन जब तुम और मैं स्वर्ण भाई बने, हमने शपथ ली थी कि इस जीवन में हम केवल स्वतंत्रता की तलाश करेंगे और नहीं मारेंगे। यदि कोई उल्लंघन हुआ तो आकाश उसे बिजली से मारेगा और बाहर की हवाएं और बादल बदल जाएंगे। यह अत्यंत दुखद होगा और उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्या भाई जयंत वास्तव में ऐसा सोचता है? यशवंतदीप ने एक फीकी मुस्कान के साथ जयंत की ओर देखा और तेजी से कहा, मुझे डर है कि ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, जयंत इन दिनों परेशान रहा है और यहाँ तक कि तुम्हारे शतरंज की शैली भी बदल गई है। बाद वाले ने शर्मिंदगी से हंसते हुए अपने सामने शतरंज के बोर्ड पर नीचे झुककर खींच लिया। हाँ, ये सच्चाई है। वह मोहरा अभी गलत लगता है। भाई जयंत ने कोई गलती नहीं की, लेकिन भाई जयंत के दिल में हत्या का भाव है। ऐसा कहते हुए यशवंतदीप ने एक गंभीर भाव के साथ एक मोहरा रखा। एक पल में शतरंज के बोर्ड पर माहौल अचानक बदल गया। मूल शांति से यह हत्या के भाव में बदल गया। ठंडा हत्या का भाव, ऐसा लगता था जैसे वह शतरंज के बोर्ड को भेदना चाहता हो और सीधे 9वें स्वर तक जाना चाहता हो। जयंत का भाव थोड़ा बदल गया और उसने हल्के से कहा, क्या भाई यशवंतदीप वही नहीं है? यशवंतदीप हंसा, तुम और मैं वास्तव में भाई हैं। यहाँ तक कि हमारे विचार भी समान हैं। जयंत ने थोड़ा आह भरी, इन वर्षों में तुम और मैंने केवल खुद की परवाह की है और इस महाद्वीप में दूसरों के जीवन और मृत्यु की कभी परवाह नहीं की है। यहाँ तक कि इन लड़कियों की भी। उसने अपने चारों ओर लड़कियों पर एक सरसरी निगाह डाली और उसके चेहरे पर अपराध का एक भाव दिखाई दिया। मैं उन्हें इस तरह नहीं देख सका, इसलिए मैं उन्हें वापस ले आया। मैं अपने जीवन के अधिकांश समय तक बेपरवाह रहा हूँ और कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या इस तरह का जीवन वास्तव में अच्छा है? उस समय जब अस्थि जाति फिर से उभरी, तुम और मैंने परवाह नहीं की, लेकिन नाइन हेवन होली लैंड मास्टर के नेतृत्व में 3 जातियों के मास्टर्स ने विदेशी दुश्मनों को हराया और इस भूमि की रक्षा की। अगर नाइन हेवन होली लैंड मास्टर और 3 जातियों के मास्टर्स नहीं होते तो तुम और मैं कैसे बेपरवाह रह सकते थे?
मुझे डर है कि हमें बहुत पहले अस्थि जाति ने निगल लिया होता तो हम आज भी चाय कैसे पी रहे होते और दाव पर चर्चा कैसे कर रहे होते। हाँ, यशवंतदीप ने सिर हिलाया और कहा, भाई जयंत के विचार बिल्कुल वही हैं जो मैं सोच रहा हूँ। उस समय मुझे मानव, दानव और राक्षस जातियों के मास्टर्स के साथ आगे बढ़ना और पीछे हटना चाहिए था। भले ही मैं मर जाता, मेरा अंतःकरण स्वच्छ होता। जब भी मैं उस समय जो हुआ उसके बारे में सोचता हूँ, ये जयंत अशांत महसूस करता है। इस महाद्वीप की शांति का आदान प्रदान उनके जीवन के साथ किया गया था, लेकिन हम दोनों ने इसका मनमाने ढंग से आनंद लिया। लेकिन हम दोनों के पास योग्यता नहीं है। जयंत अपराध बोध से मुस्कुराया। यशवंतदीप ने अपनी आंखें छोटी की, अब अवसर आ गया है। भाई जयंत, क्या तुम इस यशवंतदीप का अनुसरण करना चाहते हो और 9 हेवन होली लैंड मास्टर के उदाहरण का पालन करना चाहते हो और मेरे दिल में पछतावा पूरा करना चाहते हो? निश्चित रूप से। जयंत खड़ा हो गया, उसका वीरभाव बादलों तक पहुंच रहा था। इस महाद्वीप ने मुझे जन्म दिया और मुझे पाला, तो मैं उन बाहरी लोगों को कैसे मनमाने ढंग से काम करते देख सकता हूं? इस दुनिया में तुम और मेरा अभ्यास सबसे मजबूत है। अगर तुम और मैं बाहर नहीं आते तो इस झंडे को कौन उठा सकता है? बहुत खूब कहा। यशवंतदीप ने मेज पर थप्पड़ मारा और खड़ा हो गया। चूंकि भाई जयंत ने फैसला कर लिया है तो ये यशवंतदीप मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। क्या केवल तुम दोनों? एक तिरस्कारपूर्ण आवाज अचानक गूंजी। उच्च उत्साही और जोश से भरे जयंत और यशवंतदीप पर जैसे ठंडे पानी का एक टब फेंक दिया गया हो। उनके भाव पूरी तरह से बदल गए क्योंकि वे अपने चारों ओर देखने के लिए मुड़े और चिल्लाए, कौन छिपकर आ रहा है? जैसे ही वे बोले, एक युवा व्यक्ति अचानक नजदीक नहीं दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक अवमाननापूर्ण मुस्कान थी। वह कदम दर कदम चलकर आया। वह किसी चेतावनी के बिना दिखाई दिया, जैसे वह शून्य से बाहर निकल आया हो। यशवंतदीप और जयंत उसे सीधे घूर रहे थे और युवा व्यक्ति की जांच करने के लिए अपनी दैवीय इंद्रियों को जारी किया। अगले पल में दोनों भाई घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने पाया कि उनकी दैवीय इंद्रियां युवा व्यक्ति के शरीर से गुजर गई थीं, जैसे समुद्र में पत्थर डूब रहा हो, जरा सा भी प्रतिक्रिया के बिना। जहां तक युवा व्यक्ति का सवाल था, वे उससे जरा सा भी ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस नहीं कर सकते थे। वह एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं लगता था, लेकिन दोनों जानते थे कि यह युवा व्यक्ति सामान्य नहीं था। ये निश्चित रूप से एक संकेत था कि उसका अभ्यास उनसे बहुत ऊंचा था। क्या तुम वह बाहरी व्यक्ति हो जो महाद्वीप पर तबाही मचा रहा है? यशवंतदीप ने कुछ सोचा लगता था और धीमी आवाज में पूछा। उसी समय उसने जयंत को एक अर्थपूर्ण दिखावा दिया। वे दोनों चुपचाप अपनी संत शक्ति को चला रहे थे, तैयार थे कि अगर कुछ गलत हो जाए तो एक निराशाजनक हमला शुरू कर सकें। अर्जुन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे उनसे आगे निकल गया। पत्थर की मेज पर बैठते हुए उसने एक युवा लड़की की ओर अपना हाथ हिलाया जो उसे स्तब्ध हालत में घूर रही थी। हंसते हुए उसने कहा, युवती, मुझे एक कप चाय पिलाओ। मैंने अभी किसी के साथ लड़ाई की है और बहुत प्यासा हूं। लड़की नहीं हिली, जैसे वह अभी भी एक महान झटके में डूबी हुई थी और ठीक नहीं हुई थी। इन लड़कियों की आंखों में जयंत और यशवंतदीप लगभग सर्वशक्तिमान थे और दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुष थे। लेकिन जब अर्जुन दिखाई दिया तो जिन दो पुरुषों की वे पूजा और प्रशंसा करते थे, उन्हें जैसे महामारी के देवता का सामना करना पड़ा हो। उनके माथे से पसीना की बूंदें निकल रही थीं। लड़की तेज तर्रार थी। वह अर्जुन की तानाशाही ताकत के बारे में कैसे नहीं जानती थी। जब उसने यशवंतदीप के शब्द अभी सुने तो उसने अपने दांत पीसे और कहा, बुरा व्यक्ति, मैं तुम्हें दो युवा प्रभुओं की चाय नहीं पीने दूंगी। बुरा व्यक्ति? अर्जुन स्तब्ध था। उसने अपनी नाक की ओर इशारा किया और कहा, क्या मैं तुम्हें बुरा व्यक्ति लगता हूं? तुम बाहरी लोग मारते हो और दूसरों को गुलाम बनाते हो। अगर तुम बुरा व्यक्ति नहीं हो तो क्या हो? लड़की अज्ञानी और निडर थी। उसने अर्जुन को जरा सा भी सम्मान नहीं दिया। केवल वही नहीं, बल्कि उसके बगल में खड़ी एक दर्जन या इतनी लड़कियां भी अर्जुन को घूर रही थीं। अर्जुन को एक दर्जन हत्यारे भावों के नीचे असहज महसूस हुआ। उसने शर्मिंदगी से अपनी नाक को छुआ और कहा, मैंने कब कहा कि मैं एक बाहरी व्यक्ति था? तुम्हारे युवा प्रभु के अनुमान के आधार पर क्या तुम उस पर इतना भरोसा करती हो? युवा स्वामी जो कहते हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। युवा लड़की ने अपनी छाती बाहर निकाली। उसकी विकसित छाती सूजी हुई लग रही थी और काफी दिलचस्प थी। अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और यशवंतदीप पर एक झलक डाली, मुस्कुराते हुए। यशवंतदीप का चेहरा भद्दा हो गया। डरते हुए कि वह अर्जुन को नाराज कर देगा, उसने जल्दी से डांटा, आरना, अशिष्ट मत हो। इस मित्र को एक कप चाय पिलाओ। यशवंतदीप के शब्द सुनकर आरना ना चाहते हुए भी अर्जुन के सामने चली गई, मेज पर चायदानी उठाई, एक कप भरा और फिर गुस्से से पीछे हट गई। धन्यवाद, अर्जुन ने कहा, चाय का कप उठाया और एक घूंट में पी गया। उसने अपने होंठ चटकाए और कहा, बस ठीक ठाक, बस ठीक ठाक। जयंत की भौहों पर नसों में उभार आया क्योंकि उसने एक गहरी आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो कि यह किस तरह की चाय है? मुझे नहीं पता, अर्जुन ने सिर हिलाया।
जयंत ने ठंडेपन से सांस ली। ये सूर्य के क्षितिज की श्वेत बर्फ है। इसे इस दुनिया में ढूंढना मुश्किल है। 100 सालों में केवल 1 या 2 तांबा उत्पादित होता है। इसे सर्वोच्च सत्य जल के साथ भी उबाला जाता है। तुम इसे बुलाने की हिम्मत कैसे करते हो? उद्धरण चिन्ह। बस। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और उसे बाधित किया। ये चाय है, क्या ये पीने के लिए नहीं है? इतना बात करने का क्या मतलब है? यह एक घूंट में चली जाएगी। जयंत क्रोधित था। यशवंतदीप ने कहा, भाई जयंत, तुम्हें उसके स्तर तक गिरने की जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति एक सभ्य व्यक्ति नहीं लगता है। जयंत ने ठंडेपन से सांस ली। सभ्य होने का क्या उपयोग है? अर्जुन ने व्यंग्य किया, क्या इसे खाया जा सकता है? क्या ये लोगों को मार सकता है? बाहरी दुनिया एक गड़बड़ी है। तुम दोनों इतने सभ्य हो तो तुम अपनी सभ्यता को एक हथियार के रूप में क्यों नहीं उपयोग करते उन बदमाशों को मारने के लिए, और इस महाद्वीप को उसकी पूर्व महिमा में वापस क्यों नहीं करते? जैसे ही ये शब्द बाहर आए, जयंत और यशवंतदीप दोनों शर्मिंदा दिखाई दिए। जयंत ने हठपूर्वक कहा, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। भाई यशवंतदीप और मैं पहाड़ छोड़ने और उन विदेशी चोरों को एक सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। भूल जाओ। अर्जुन दिल खोलकर हंसा, तुम्हारी ताकत के साथ अगर तुम दोनों वास्तव में वहां गए तो वे तुम्हें एक ही थप्पड़ से मार सकेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अपमानित करने की? जयंत क्रोधित हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और एक अजीब मुद्रा बनाई, गुस्से से चिल्लाया, तुम कोई भी हो, चूंकि तुमने मुझे और भाई यशवंतदीप को अपमानित करने की हिम्मत की है, सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। फ्लिकिंग फ्लावर फिंगर। जयंत और यशवंतदीप दोनों सीधे व्यक्ति थे। अर्जुन द्वारा इस तरह से तिरस्कृत और अपमानित किए जाने पर वे स्वाभाविक रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। फ्लिकिंग फ्लावर फिंगर एक सर्वोच्च गुप्त तकनीक थी जिसका जयंत ने कई सालों तक अध्ययन किया था। यह अत्यंत शक्तिशाली थी और खून बहाए बिना मार सकती थी, जो उसकी शैली के सबसे अनुरूप था। उसकी उंगली पर आध्यात्मिक ऊर्जा से बना एक फूल चमका और एक अदृश्य ऊर्जा ने अर्जुन को घेर लिया। यशवंतदीप एक तरफ खड़ा था, जयंत के साथ हाथ मिलाने का इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने अर्जुन की गतिविधियों को घूर लिया। उसे एक अंतर्ज्ञान था कि जयंत का अत्यंत कौशल अर्जुन के खिलाफ बेकार था, क्योंकि यह युवा व्यक्ति बहुत मजबूत लगता था। लेकिन भले ही वह बेकार था, वह उसकी प्रतिक्रिया के माध्यम से दूसरे पक्ष की ताकत की गहराई देख सकता था, इसलिए यशवंतदीप बहुत ध्यान से देख रहा था। लेकिन अगले पल में उसका भाव पूरी तरह से स्तब्ध हो गया, क्योंकि उसने बुदबुदाया, ये कैसे संभव है? अर्जुन ने अपने शरीर को हिलाया भी नहीं। उसने बस धीरे से सांस छोड़ी और जयंत की फ्लिकिंग फ्लावर फिंगर सीधे टूट गई। पंखुड़ियां हवा में बिखर गईं, लेकिन उनके पास अर्जुन के शरीर को छूने की क्षमता भी नहीं थी। जयंत भी हक्का बक्का था। उसने यशवंतदीप के साथ एक झलक का आदान प्रदान किया, उसका दिल ठंडा हो गया। दूसरे पक्ष ने इतनी आसानी से अपनी सबसे मजबूत गुप्त तकनीक तोड़ दी। ये स्पष्ट था कि उसका अभ्यास एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जिसका वे दोनों अनुमान नहीं लगा सकते थे। अगर उनके बीच ताकत में अंतर बहुत बड़ा नहीं होता तो ऐसी स्थिति नहीं हुई होती। अच्छी गुप्त तकनीक। अर्जुन मुस्कुराया, दुर्भाग्य से उपयोगकर्ता का अभ्यास बहुत कम है, इसलिए ये ज्यादा भूमिका नहीं निभा सकती। ये शब्द एक अपमान की तरह लगते थे, लेकिन जयंत ने एक विचारशील दिखावा दिखाया, जरा सा भी अप्रसन्न नहीं था। एक साधक के अभ्यास में सबसे ऊंचे अभ्यास वाला पहले था। हालांकि अर्जुन युवा दिखता था, चूंकि उसकी ताकत गहन थी, वह स्वाभाविक रूप से टिप्पणी करने के लिए योग्य था। ये कहने के बाद अर्जुन का चेहरा फिर से डूब गया। तुम दोनों यहाँ छिपे हो, चाय बनाते हो और दाव पर चर्चा करते हो और दुनिया की परवाह नहीं करते हो। तुम स्वतंत्र और अप्रतिबंधित लगते हो, लेकिन क्या तुम वास्तव में स्वतंत्र और अप्रतिबंधित हो? जयंत और यशवंतदीप ने एक दूसरे को देखकर आंखों से बात की। उनके चेहरों पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। अर्जुन ने धीरे से व्यंग्य किया, ये ठीक होता अगर तुम वास्तव में स्वतंत्र और आसान होते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम हो। चूंकि वह एकांत में रहना चाहता था, उसे दुनिया के मामलों की परवाह क्यों करनी चाहिए? बिना किसी कारण के परेशानी ढूंढना वास्तव में हास्यास्पद है। तुम या तो वास्तव में पहाड़ों और जंगलों में एकांत में रह सकते हो। वह मरने तक बाहर नहीं आएगा, अन्यथा वह नश्वर दुनिया में गिर जाएगा। उसने सभी प्रकार के जीवन का स्वाद चखा था। मार्शल आर्ट्स के पथ पर वह केवल एक स्वच्छ मन रखना चाहता था। अगर तुम लोग इस तरह व्यक्तिगत लाभ और हानि के बारे में चिंता करते रहते हो तो तुम अपने जीवन काल में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। मैं बस एक स्वच्छ मन रखना चाहता हूं और आगे बढ़ना चाहता हूं। जयंत और यशवंतदीप के शरीर हिल गए, क्योंकि उनके चेहरों पर एक विचारशील दिखावा दिखाई दिया। उनके भाव बदलते रहे, कभी नुकसान में, कभी उत्साहित, जैसे वे किसी तरह की समझ में गिर गए हों। अर्जुन ने उन पर एक सरसरी निगाह डाली और हंसा। उसने आरना नामक लड़की को हाथ हिलाया और कहा, कुमारी, मुझे एक और कप पिलाओ। इतनी कंजूस मत बनो। आरना ने अपने दांत पीसे और अर्जुन को घूर लिया। उसने चायदानी को अपनी बाहों में पकड़ा और उसे मौत तक बचाने के लिए तैयार लग रही थी। अर्जुन ने शर्मिंदगी से अपनी नाक दबाए।
इस पल में जयंत और यशवंत दीप ने अचानक आकाश की ओर देखा और एक लंबी गर्जना जारी की। जैसे ही गर्जना फैल गई, इसने आकाश में हवा और बादलों को उत्तेजित किया। एक पल में नाइन हेवन होली लैंड के ऊपर हवा और बिजली गरज रहे थे और एक रजाई की तरह घने काले बादल दबाव डाल रहे थे। ओह, वे सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा। ये स्पष्ट रूप से विश्व अभिषेक था जिसका एक साधक एक महान क्षेत्र को तोड़ते समय स्वागत करने वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दो पुरुष, जिन्होंने एक मैगपाई का घोंसला ले लिया था, उसके शब्दों के कारण अपनी जंजीरों को तोड़ देंगे। ऐसा लगता था कि ये दोनों काफी प्रतिभाशाली थे, लेकिन वे तोंगश्वान क्षेत्र की विश्व ऊर्जा स्थिति से सीमित थे, इसलिए वे सफलता प्राप्त नहीं कर सके। जैसे ही गर्जना गिरी, जयंत और यशवंत दीप दोनों गंभीर भावों के साथ आकाश में उड़ गए। उन्होंने अपने शरीरों पर विश्व ऊर्जा अभिषेक का स्वागत करने के लिए फैलाया। तुमने दो युवा प्रभुओं के साथ क्या किया? आरना का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह अर्जुन की ओर भागी और जोर से पूछा। अन्य लड़कियां भी अर्जुन के चारों ओर घिर गईं, उसे कसकर घेर लिया। उनकी सुंदर आंखें चिंता और क्रोध से भरी थीं। चिंतित वाले जयंत और यशवंत दीप थे, जबकि क्रोधित वाले अर्जुन। ऐसा लगता था कि जैसे ही जयंत और यशवंत दीप का जरा सा भी दुर्घटना होती, वे अर्जुन को मौत के घाट उतार देंगी। मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, क्या तुमने नहीं देखा? अर्जुन को एक सिरदर्द आता महसूस हुआ। मैंने बस उनसे कुछ शब्द कहे, तो वे इस तरह कैसे हो गए? आरना इतनी चिंतित थी कि वह रोने वाली थी। चिंता मत करो, वे एक पल में नीचे आएंगे। उनके नीचे आने के बाद वे और मजबूत हो जाएंगे। अर्जुन ने धैर्यपूर्वक समझाया। तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा, तुम बुरा व्यक्ति। बहनों, चलो पहले उसे पीटते हैं। भीड़ में एक गोल चेहरे वाली लड़की ने गुस्से से चिल्लाया। जैसे ही उसने ये कहा, एक दर्जन से अधिक लड़कियों ने अपनी मुट्ठी उठाई और अर्जुन पर मुक्के बरसाए। अरे, वह कहाँ गया? अगले पल आरना चिल्लाए। वह हैरान थी कि अर्जुन, जो कुर्सी पर बैठा था, गायब हो गया था। लड़कियों के मुक्के सभी हवा में लगे। ये व्यक्ति एक भूत नहीं है ना? गोल चेहरे वाली लड़की का चेहरा हरा हो गया क्योंकि उसने सावधानी से पूछा। जैसे ही उसने ये कहा, एक दर्जन से अधिक लड़कियों के चेहरे पीले पड़ गए और उनके कोमल शरीर कांपने लगे। सोचते हुए कि वे इतने लंबे समय तक एक भूत के साथ थे, वे सभी अशांत महसूस कर रहे थे। 9 चोटियों में से एक मुख्य चोटी पर अर्जुन ने आह भरी। इन वर्षों में छोटी लड़की वास्तव में कानूनहीन है। इन लड़कियों का मार्शल दाव अभ्यास ऊंचा नहीं था, लेकिन जयंत और यशवंत दीप की रक्षा करने का उनका संकल्प छोटा नहीं था। इसने उसे वास्तव में असहाय महसूस कराया। अगर वह थोड़ा और रहता तो उसे डर था कि उसे वास्तव में पीटा जाएगा। अर्जुन ने निर्णायक रूप से पलायन किया। आकाश में 2 आंकड़े ऊपर हवा में खड़े थे क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उन पर टकराती थी, जिससे वे पृथ्वी को हिलाने वाली चीखें जारी करते थे। हालांकि उन चीखों में अदम्य इच्छाशक्ति और उत्साह शामिल था। आधे दिन के बाद नाइन हेवन होली लैंड के ऊपर की घटना धीरे धीरे तारांकन डिसिपेटेड तारांकन हो गई। मंडप के अंदर जयंत और यशवंत दीप दोनों एक ही समय पर दिखाई दिए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और जानबूझकर हंसे। हालांकि वे दोनों अव्यवस्थित लगते थे, वे पहले ही संत क्षेत्र को तोड़ चुके थे और संत राजा क्षेत्र को तोड़ चुके थे। 2 युवा प्रभुओं, क्या तुम ठीक हो? आरना और एक दर्जन लड़कियां जल्दी से आकर पूछा। हम ठीक हैं। अरे, वह मित्र कहाँ है? जयंत ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा, लेकिन अर्जुन को नहीं देखा और आश्चर्यचकित था। हम बहनों ने पहले ही उस भूत को भगा दिया है। आरना ने अपनी मुट्ठी हिलाई और श्रेय मांगा। भूत? यशवंत दीप का चेहरा थोड़ा झटका लगा। हालांकि उसने नहीं जाना कि अर्जुन कितना मजबूत था। उसने और जयंत ने केवल कुछ संकेतों के साथ एक ही समय पर सफलता प्राप्त की। ये स्पष्ट था कि अर्जुन पहले ही एक ऊंचाई पर खड़ा था जिसे उन्हें देखना पड़ता था। भले ही वह अब संत क्षेत्र को तोड़ चुका था, उसने खुद की तुलना अर्जुन से करने की हिम्मत नहीं की। नौकरानियों द्वारा ऐसे विशेषज्ञ को भूत के रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता था? तुमने वास्तव में उसे भगा दिया। जयंत का चेहरा परेशानी से भर गया था। युवा स्वामी, क्या हमने कुछ गलत किया? आरना ने उत्सुकता से पूछा। ये ठीक है। यशवंत दीप ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर सके, यशवंत दीप अचानक रुक गया और ध्यान से सुना। जल्द ही बाद में उसका चेहरा खुशी से चमक उठा क्योंकि उसने जयंत की ओर देखा। उसने पाया कि दूसरा पक्ष भी एक खुश चेहरे के साथ उसे देख रहा था। दोनों ने एक दूसरे के इरादों को समझा और धीरे से सिर हिलाया। तुम यहीं रहो, भाई यशवंत दीप और मैं जल्द ही वापस आएंगे, जयंत ने आदेश दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक निश्चित दिशा की ओर गोली मार दी। यशवंत दीप करीब से पीछा किया। कुछ दर्जन सांसों के बाद दोनों मुख्य चोटी पर पहुंच गए जहां अर्जुन था। अगाध आकृति को देखने के बाद दोनों गंभीर दिखाई दिए और एक साथ अपनी मुट्ठी बांधी। वरिष्ठ, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत धन्यवाद।
हम आशा करते हैं कि वरिष्ठ हमें पहले अपमानित करने के लिए माफ़ कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने नहीं जाना कि अर्जुन कितना पुराना था। चूंकि वह उनसे मजबूत था, वह सैकड़ों सालों तक जीने वाला एक पुराना राक्षस हो सकता था। उसे वरिष्ठ कहना उनके लिए अपमान नहीं था। वरिष्ठ, अर्जुन ने अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराया, तुम्हें मुझे वह कहने की जरूरत नहीं है, मैं इतना बुजुर्ग नहीं हूँ। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें संकेत दिए हों। तुमने सफलता प्राप्त की क्योंकि तुम चाहते थे, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर जयंत और यशवंत दीप ने यह नहीं दिखाया होता कि वे बाहर आने और मुख्य भूमि में योगदान करने के लिए तैयार थे, तो अर्जुन उनसे परेशान नहीं होता। उसका मूल इरादा दोनों को भगाना था। ये 9 हेवन होली लैंड था उसका क्षेत्र। वह यहाँ एक क्रॉस कल्टीवेशन स्टार स्पेस एरे व्यवस्थित करना चाहता था, तो वह बाहरी लोगों को इस पर कब्जा करने की अनुमति कैसे दे सकता था। हालांकि दोनों के पास अच्छे स्वभाव हैं, ये देखने के बाद अर्जुन एक और विचार के साथ आया। जयंत और यशवंत दीप ने एक दूसरे को देखा और पूर्व ने पूछा, तो क्या मैं इस मित्र को कैसे संबोधित करूं? अर्जुन, अर्जुन, यशवंत दीप ने भौहें से कोड़ी, ये नाम मैंने इसे पहले कहाँ सुना है। ये बहुत परिचित लगता है। आपका उत्कृष्टता, क्या ये हो सकता है कि आप? जयंत ने डर में अर्जुन की ओर देखा, क्या ये हो सकता है कि आप? अर्जुन मुस्कुराया और सिर हिलाया, क्या ये वास्तव में आप हैं? जयंत हैरान था। भाई यशवंत दीप ने मदद के लिए जयंत की ओर देखा। वह अभी भी पता नहीं लगा सका कि उसने अर्जुन नाम कहाँ सुना था। भाई यशवंत दीप वास्तव में कम याददाश्त वाला एक उच्च दर्जा का व्यक्ति है। जयंत कड़वाहट से मुस्कुराया, हम बस इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि 9 हेवन होली लैंड के पवित्र स्वामी की नकल कैसे करें। अब जब असली स्वामी तुम्हारे और मेरे सामने दिखाई दिया है, भाई यशवंत दीप उसे नहीं पहचानता है। यशवंत दीप चिल्लाया, 9 हेवन होली लैंड के पवित्र स्वामी? तो आप 9 हेवन होली लैंड के पवित्र स्वामी हैं। 9 हेवन होली लैंड के पवित्र स्वामी पूरे तोंगश्वान क्षेत्र में एक पौराणिक आकृति थे, ठीक उसी तरह जैसे महान दानव देवता। कई लोग केवल 9 हेवन होली लैंड के पवित्र स्वामी के बारे में जानते थे, लेकिन उनका नाम नहीं जानते थे, ठीक उसी तरह जैसे महान दानव देवता। इतने सालों के बाद हर कोई केवल महान दानव देवता के अस्तित्व के बारे में जानता था, लेकिन जहां तक उनके नाम का सवाल था, कुछ ही जानते थे। यशवंत दीप थोड़ी देर के लिए बिंदुओं को जोड़ नहीं सका, इसलिए जब जयंत ने उसे याद दिलाया तो वह चौंक गया। अगले पल में उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, तो यह अर्जुन पवित्र स्वामी थे। भाई जयंत और मेरी आंखें थीं, लेकिन देखने में विफल रहे। हम आशा करते हैं कि अर्जुन पवित्र स्वामी हमें माफ कर सकते हैं। जयंत ने भी डर में कहा, चूंकि अर्जुन पवित्र स्वामी वापस आ गए हैं, भाई यशवंत दीप और मैं तुरंत 9 हेवन होली लैंड छोड़ देंगे। मुझे आशा है कि अर्जुन पवित्र स्वामी आपकी कीमती भूमि को परेशान करने के लिए हमें दोष नहीं देंगे। अनाधिकृत प्रवेश। किसी और के मुख्यालय में बिना अनुमति के अनाधिकृत प्रवेश करना एक बहुत गंभीर विषय था। यद्यपि 9 हेवंस होली लैंड कई वर्षों से खाली पड़ा था, इसका यह मतलब नहीं था कि इस पर मनमाने ढंग से कब्जा किया जा सकता है। अगर अर्जुन इस मामले को आगे बढ़ाते तो जयंत और ईएन के पास कितनी भी जान क्यों न होती, वे मारे जाते। इसलिए अर्जुन की पहचान जानने के बाद जयंत ने तुरंत पीछे हटने का इरादा किया। अर्जुन हंसते हुए बोले, जा क्यों रहे हो, जाओ मत। जयंत के चेहरे का भाव बदल गया। वह घबराते हुए बोले, यांग शेंगजू, भाई ईएन और मुझे सचमुच नहीं पता था कि आप अभी भी टोंगशान में हैं। हमने सोचा था कि आप पहले ही। अर्जुन ने हाथ हिलाकर और उन्हें बीच में ही रोकते हुए शांत भाव से कहा, समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें ये जगह पसंद है तो मैं तुम्हें 9 हेवंस होली लैंड दे दूंगा। हम दोनों को। इस बार वे दोनों सचमुच हक्के बक्के रह गए। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि अर्जुन क्या योजना बना रहे थे। अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जयंत कुछ देर चुप रहे और फिर सावधानी से पूछा, वह क्या है? कृपया विस्तार से समझाएं, यांग शेंगजू। अर्जुन गर्मजोशी से मुस्कुराए, कुछ नहीं, इतना घबराओ मत। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम इस जगह पर नजर रखो और किसी बाहरी व्यक्ति को मनमाने ढंग से अंदर न आने दो। मैं यहाँ एक स्पिरिट अरे स्थापित करूंगा। तुम्हें बस भविष्य में इसकी अच्छी तरह से निगरानी करनी है। ईएन को आश्चर्य हुआ, बस इतना ही सरल? अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, इतना ही सरल। बेशक, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इस जगह की रखवाली के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। जयंत और ईएन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके लिए निर्णय लेना काफी कठिन था। हालांकि अर्जुन ने यह बात यूं ही कह दी थी, पर वे जानते थे कि स्पिरिट अरे बहुत जरूरी है। अगर वे इसकी ठीक से रक्षा नहीं कर पाए तो क्या वे व्यर्थ ही अर्जुन को नाराज नहीं कर देंगे? अर्जुन ने जो ताकत पहले दिखाई थी, वह ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी जिसे वे उठा सकें।
दोनों ने आपस में आंखें मिलाईं और लंबे समय तक अपनी डिवाइन सेंसर्स से बातचीत करते रहे, फिर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अर्जुन ने बात करते हुए जाने के लिए मुड़कर कहा, अरे तुम दोनों बहुत उत्सुक नहीं लगते। ऐसा है तो इसे जाने दो। मैं बाहर जाकर बस कुछ यादृच्छिक लोगों को ढूंढ लूंगा। अगर वे कमज़ोर हैं तो भी कोई बात नहीं। बस लापरवाही से कुछ सीक्रेट ट्रेजर्स और स्पिरिट पिल्स दे दूंगा। कुछ कल्टिवेशन मेथड सिखाना इस जगह की सुरक्षा के लिए काफ़ी होना चाहिए। जयंत ने गंभीर भाव से चिल्लाकर कहा, रुको यांग शेंगजू, कृपया प्रतीक्षा करें। मैंने और मेरे भाई ने पहले ही सोच लिया है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा, क्या ऐसा है? येंग ने सिर हिलाया, ये सही है। अतीत में यांग शेंगजू ने तीनों जातियों के विशेषज्ञों को आदेश दिया था। बोन रेस के खिलाफ लड़ना और मुख्य भूमि की रक्षा करना एक महान उपलब्धि थी। उनका नाम पीढ़ियों तक सुनाया जाएगा। हालांकि मेरा भाई और मैं कमज़ोर हैं, लेकिन यांग शेंगजू के मार्गदर्शन में हम अब सामान्य जीवन व्यतीत करने को तैयार नहीं हैं। हम मुख्य भूमि की शांति में योगदान देना चाहते हैं। जयंत की आवाज़ गूंजदार और शक्तिशाली थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि होली मास्टर यांग हमसे किस तरह के स्पिरिट अरे की निगरानी करवाना चाहते हैं। चूंकि इसे होली मास्टर यांग ने ही स्थापित किया है, तो यह निश्चित रूप से टोंगशान रेल्म की सुरक्षा से संबंधित होगा। हम दोनों भाई इस मामले की सुरक्षा करने के लिए कर्तव्य से बंधे हैं, इसलिए मैं होली मास्टर यांग से अनुरोध करता हूं कि वह ये जिम्मेदारी हमें सौंप दें। अर्जुन ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, खुद को मजबूर मत करो। मुझे दूसरों को मजबूर करना पसंद नहीं है। यहाँ स्पिरिट अरे की रखवाली करना नीरस है, शायद हमें पीढ़ियों तक इसकी निगरानी करनी पड़े। येंग ने गर्व से कहा, इसमें क्या मुश्किल है? भाई जयंत और मुझे भीड़ भाड़ वाली जगहें पसंद नहीं हैं, हम दोनों शांत और संयमित हैं। होली लैंड अत्यंत सुंदर जगह है और यहाँ वर्ल्ड एनर्जी प्रचुर मात्रा में है। ये वह स्थान है जिसकी हम दोनों बड़ी मेहनत से खोज कर रहे थे। इतने लंबे समय तक यहाँ रह पाना हमारे लिए एक सम्मान की बात है, तो यह नीरस कैसे हो सकता है? जयंत ने गंभीरता से सिर हिलाया, भाई येन सही कह रहे हैं। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि होली मास्टर यांग के पास कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है, तो कृपया हम दोनों भाइयों पर विचार करें। अर्जुन ने अपनी थोड़ी सहलाते हुए चुनाव करते हुए कहा, लेकिन तुम दोनों थोड़े कमज़ोर हो। जयंत ने उत्सुकता से अर्जुन की ओर देखा, हम दोनों ज़्यादा वृद्ध नहीं हैं और हम पहले ही सेंट रेल्म में प्रवेश कर चुके हैं। अगर हम जीवन भर कड़ी साधना करें तो हम धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाएंगे। अर्जुन ने कुछ देर विचार किया और फिर आह भरकर बोले, ठीक है, चूंकि तुम दोनों आग्रह कर रहे हो, तो ये होली मास्टर यह महत्वपूर्ण कार्य तुम्हें सौंप देगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे हल्के में नहीं लोगे और इस जगह की अच्छी तरह से निगरानी करोगे। जयंत ने गहरी आवाज में चिल्लाकर कहा, यांग शेंगजू, निश्चित रहें, जब तक हम भाई यहाँ हैं, किसी भी बाहरी व्यक्ति को होली लैंड में कदम रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई अंदर घुसने की हिम्मत करता है तो हम अपनी जान की कीमत पर भी उसे रोकेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, यह अच्छी बात है कि तुम में ऐसा संकल्प है। तो भविष्य में होली लैंड तुम्हें सौंपा जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस पर अधिक ध्यान दोगे। ये सुनकर इएंड और जयंत अत्यंत प्रसन्न हुए। इएंड अचानक मुस्कुराया और हंसते हुए बोले, यांग शेंगजू, आपने अभी कहा था कि आप हमें सीक्रेट टेक्निक्स और स्पिरिट पिल्स प्रदान करेंगे। ये जयंत झेप में खांसे और सीक्रेट टेक्निक्स, खांसी। अर्जुन ने कहा, मुझे तुम्हारे लिए कुछ उपयुक्त चीज़ें ढूंढने दो, और वह अपने स्पेस रिंग में खोजने लगे। उनके स्पेस रिंग में बहुत सारी चीज़ें थीं जो सभी लोगों को मारने के बाद लूटे गए युद्ध की लूट थीं। स्वाभाविक रूप से जयंत और इएंड के लिए उपयुक्त चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। कुछ देर बाद अर्जुन को कुछ सेंट किंग ग्रेड आर्टिफैक्ट्स और कई स्पिरिट पिल्स मिलीं। उन्होंने उन्हें 2 सीक्रेट आर्ट्स और कई सीक्रेट टेक्निक्स और मार्शल स्किल्स भी सिखाए जो उनके लिए उपयुक्त थे। उन दोनों ने कभी सेंट किंग ग्रेड आर्टिफैक्ट्स और स्पिरिट पिल्स नहीं देखे थे। सीक्रेट टेक्निक्स की तो बात ही छोड़िए, जो उनके लिए विशेष रूप से बनाए गए लग रहे थे। वे इतने उत्साहित थे कि खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए। हालांकि वे एक स्वतंत्र और आबाद जीवन चाहते थे, वे साधक भी थे। हर साधक एक मजबूत और उच्च मार्शल डाउ की इच्छा रखता है, और अर्जुन ने उनके सामने एक नया द्वार खोल दिया था। खुशी मनाने के बाद इएंड को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने गंभीरता से कहा, वैसे यांग शेंगजू, पिछले 1 साल में टोंगशान रेल्म में बहुत कुछ हुआ है। विदेशी साधकों का एक समूह हर जगह अशांति फैला रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यांग शेंगजू उन्हें खत्म करने जा रहे हैं। अर्जुन ने शांत भाव से कहा, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेता को मार दिया गया है और मेरे साथी बाकी बचे हुए लोगों को साफ कर देंगे। कुछ ही दिनों में मुख्य भूमि पर फिर से शांति लौट आएगी। उन्हें इतनी सरलता से यह कहते हुए सुनकर जयंत और इएंड भयभीत हो गए। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वे विदेशी साधक कितने शक्तिशाली थे। वे उनकी बलपूर्वक विनाश और दास बनाने की क्षमता से बता सकते थे कि टोंगशान रेल्म के साधक विरोध नहीं कर सकते थे।
लेकिन अब अर्जुन के सामने वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे और कुछ ही दिनों में मिटा दिए जाएंगे। उन दोनों ने अर्जुन की जबरदस्त शक्ति का परोक्ष रूप से अनुभव किया। अर्जुन ने कहा, अच्छा, तुम दोनों ने अभी अभी प्रवेश किया है। अगर तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ समझ नहीं आता है तो तुम मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हें समझा दूंगा। अर्जुन को क्रॉस कल्टिवेशन स्टार स्पेस अरे को व्यवस्थित करने की जल्दी नहीं थी। चूंकि वह जयंत और ईएन को इस जगह की सुरक्षा करने के लिए चाहते थे, वे जितने शक्तिशाली होंगे उतना ही अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ संकेत देने का इरादा किया। जयंत चौंक गए और तुरंत पूछा, मुझे उम्मीद है कि यांग शेंगजू हमें प्रबुद्ध करेंगे। हम अभी किस क्षेत्र में हैं? हालांकि हमें लगता है कि हमने सेंट रेल्म को पार कर लिया है, हम अभी भी थोड़े भ्रमित हैं। अच्छा, टोंगशान रेल्म में वर्ल्ड एनर्जी कम है और सेंट रेल्म सबसे उच्च क्षेत्र है। ये स्वाभाविक है कि तुम इसे नहीं समझते। तुम दोनों अभी जिस क्षेत्र में हो उसे सेंट किंग रेल्म कहा जाता है, जो सेंट रेल्म से ऊपर है। सेंट रेल्म से ऊपर? वे दोनों हैरान रह गए। अगले आधे दिन तक अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से जयंत और ईएन को मार्शल डाओ में क्षेत्रों के विभाजन का सामान्य ज्ञान दिया और उन्हें उन चीज़ों के बारे में भी समझाया जिन पर उन्हें अपनी साधना के दौरान ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ सीखा और वे बार बार सिर हिलाते रहे। आधे दिन बाद अर्जुन ने उन्हें पीछे हटने और अपने वर्तमान क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कहा, जबकि वह क्रॉस कल्टिवेशन स्टार स्पेस अरे को व्यवस्थित करने के लिए एक उपयुक्त जगह की तलाश करने लगे। 10 दिन बाद होली लैंड में क्रॉस कल्टिवेशन स्टार स्पेस अरे ने आकार ले लिया था। अर्जुन ने अंतिम समायोजन किए और अपनी सेंट ची को इसमें डाला। अरे तुरंत संचालित होने लगा, सफ़ेद रोशनी से चमकने लगा और प्रचुर स्पेस फोर्स जारी करने लगा। अर्जुन को भी बहुत आश्चर्य हुआ, ये वास्तव में अजूर ट्री स्टार से जुड़ सकता है। ऐसा लगता है कि सेवर्ड वर्ल्ड से प्राप्त स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल्स वास्तव में असाधारण हैं। मूल रूप से उन्हें विश्वास नहीं था कि वह यहाँ क्रॉस कल्टिवेशन स्टार स्पेस अरे को अजूर ट्री स्टार पर महल में स्थापित अरे से जोड़ सकते हैं, लेकिन इसे व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने पाया कि यह वास्तव में सफल रहा। दो क्रॉस कल्टिवेशन स्टार स्पेस अरे एक दूसरे के साथ गूंजने लगे और शून्य में एक रहस्यमय संबंध स्थापित किया। ये सब शुद्ध स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल्स के कारण था। अगर वे सेवर्ड वर्ल्ड से वापस नहीं लाए गए होते और बाहर से मिले होते तो इसे हासिल करना असंभव होता। वज्रदंत अचानक एक भूत की तरह अर्जुन के बगल में प्रकट हुए, सामने के अरे को घूरते रहे और आश्चर्य से अपनी जीभ को क्लिक किया। उन्होंने कहा, यह एक स्पेस अरे है। अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, यह एक स्पेस अरे है। वास्तव में वज्रदंत कुछ दिन पहले 9 हेवंस होली लैंड में पहुंच गए थे, लेकिन अर्जुन को इतना व्यस्त देखकर वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे और अभी प्रकट हुए। स्पेस अरे के चारों ओर कुछ बार घूमने के बाद वज्रदंत ने सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में अद्भुत है। ये वृद्ध डरता है कि वह इसे पूरे जीवन तक अध्ययन करने के बाद भी इसके रहस्यों को समझ नहीं पाएगा। इस वृद्ध को 2000 सालों तक तैरते हुए महाद्वीप पर फंसने का यही फल मिला। यह अरे मुझे कहाँ पहुंचा सकता है? अजूर ट्री स्टार? वज्रदंत हैरान थे, क्या तुम्हारा मतलब है अजूर ट्री स्टार? स्वॉर्ड यूनियन का अजूर ट्री स्टार? हाँ, ये जगह अजूर ट्री स्टार से करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन केवल इस स्पेस अरे से। अर्जुन ने संक्षेप में समझाया, बेशक नहीं, वहाँ एक और स्पेस अरे है जो इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन वज्रदंत को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि उनकी गहन साधना के साथ भी उन्हें करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरने में लगभग 1 साल लग जाता। लेकिन अब 2 स्पेस अरे ने दूरी को 0 तक कम कर दिया था। अर्जुन ने वज्रदंत की ओर देखा और पूछा, अच्छा, एल्डर के अभियान का क्या परिणाम रहा? वज्रदंत अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए, वे सब मारे गए। हमने एक ओरिजिन ग्रेड हाई रैंक स्टारशिप भी कब्जे में लिया। ये स्पिरिट डिवाउरिंग सेक्ट काफ़ी अच्छा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा, क्या ऐसा है? स्पिरिट डिवाउरिंग क्रिस्टल्स का क्या हुआ? वज्रदंत तुरंत सतर्क हो गए, तुम क्या कर रहे हो? वे इस एल्डर की लूट हैं। भले ही तुम सेक्ट मास्टर हो, तुम इस तरह उन्हें मांग नहीं सकते। अर्जुन ने कहा, इसे इतना गंभीर मत बनाओ एल्डर। उन स्पिरिट डिवाउरिंग क्रिस्टल्स में जो ऊर्जा है वह मूल रूप से इस भूमि की थी, इसलिए उन्हें लौटा दिया जाना चाहिए। अच्छे बनो और मुझे स्पिरिट डिवाउरिंग क्रिस्टल्स दे दो। वे तुम्हारे लिए ज़्यादा काम के नहीं हैं। हालांकि उन्हें अवशोषित करने से तुम्हारी शक्ति में सुधार हो सकता है, मुझे डर है कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी नींव अस्थिर हो जाए। वज्रदंत के साथ लंबे समय तक बहस करने के बाद अर्जुन ने आखिरकार उन्हें सभी स्पिरिट डिवाउरिंग क्रिस्टल्स लौटाने की अनुमति दी। इसकी कीमत यह थी कि हाई हेवन सेक्ट लौटने के बाद वह अपनी छोटी सीनियर सिस्टर से उनके लिए कुछ और ओरिजिन किंग ग्रेड स्पिरिट पिल्स बनवाएंगे। वज्रदंत को कैसे पता चलेगा कि उनकी छोटी सीनियर सिस्टर के पास अल्केमी के लिए ओरिजिन किंग ग्रेड जड़ी बूटियां थीं? उन्हें एक सामान्य अल्केमिस्ट की तरह कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वह जानते तो शायद अर्जुन पर इतना चालाक और विश्वासघाती होने के लिए चिल्लाते।
वज्रदंत लगभग 40 से 50 स्पिरिट डिवाउरिंग क्रिस्टल्स वापस लाए, लेकिन उन सभी को अर्जुन ने बिखेर दिया और उन्हें ऊर्जा में बदल दिया जो दुनिया में लौट आए। टोंगशान रेल्म अब पूरे स्टार टेरिटरी से जुड़ा हुआ था और लगातार सितारों की शक्ति को अवशोषित कर सकता था। प्रिया जैसी स्टार मास्टर के साथ ये निश्चित रूप से समय के साथ फिर से समृद्ध होगा। बाद में अर्जुन ने जयंत और इयन को, जो साधना में थे, बुलाया और उन्हें एक ट्रांसमिशन टोकन दिया जिसे उन्होंने परिष्कृत किया था। उन्होंने उन्हें भविष्य में 9 हेवंस होली लैंड का ध्यान रखने के लिए कहा, और अगर कोई बाहरी व्यक्ति टोंगशान रेल्म को नुकसान पहुंचाना चाहता था तो उन्हें ट्रांसमिशन टोकन लेना था और अजूर ट्री स्टार को सूचना देने के लिए स्पेस अरे में प्रवेश करना था। वे दोनों अभी अभी सेंट किंग रेल्म में दाखिल हुए थे, इसलिए उनकी शक्ति अधिक नहीं थी। इस कारण से अर्जुन ने जानबूझकर एक ब्लड बीस्ट, एक 10th ऑर्डर स्टील फ्लेम गोस्ट स्पाइडर छोड़ दिया। हालांकि स्टील फ्लेम गोस्ट स्पाइडर की शक्ति को ब्लड बीस्ट में परिष्कृत करने के बाद थोड़ी कमी आई थी, फिर भी यह ओरिजिन किंग रेल्म के तहत एक अजेय अस्तित्व था। यह एक ओरिजिन किंग से भी मुकाबला कर सकता था। स्टील फ्लेम गोस्ट स्पाइडर के 9 हेवंस होली लैंड की रक्षा करने के साथ अर्जुन आखिरकार शांति के साथ जा सकते थे। शैडोड स्टार की इस यात्रा पर उन्होंने रास्ते में कई क्रॉस कल्टिवेशन स्टार स्पेस अरे व्यवस्थित किए, शैडोड स्टार को अपने घर से पूरी तरह से जोड़ दिया। भविष्य में वह आगे पीछे या अन्य कल्टिवेशन स्टार की यात्रा कर सकते थे। ये सभी अत्यंत सुविधाजनक चीजें थीं। ये तो बस शुरुआत थी। अर्जुन का विचार पूरे स्टार टेरिटरी में क्रॉस कल्टिवेशन स्टार स्पेस अरे को फैलाना था, हर समृद्ध कल्टिवेशन स्टार को जोड़ना था। हालांकि इस तरह के काम में बहुत समय और प्रयास की आवश्यकता थी, खासकर बहुत सारे स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल्स की। इसे जल्दी में नहीं किया जा सकता था। टोंगशान रेल्म पर चीज़ों को व्यवस्थित करने के बाद अर्जुन वज्रदंत के साथ स्पेस अरे पर कदम रखा और उसे सक्रिय करने के लिए अपनी सेंची को इसमें डाला। जयंत और इयन ने आदरपूर्वक उन्हें विदाई दी। अजूर ट्री स्टार, ट्विन शार्क आइलैंड। अर्जुन के महल में, महल के सबसे गहरे हिस्से में, बहनें मानसी और विदुषी एक दूसरे के सामने पैर मोड़कर बैठी थीं। ये ज्ञात नहीं था कि वे बहनें किस तरह की गहरी और गूढ़ खेती तकनीक का अभ्यास कर रही थीं, लेकिन उनकी हथेलियां एक दूसरे को छू रही थीं। सेंची एकत्रित हो रहा था। वे एक दूसरे के शरीरों में लगातार घूम रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल ची उनके मर्म स्थानों में आती जा रही थी। मुख्य हॉल में कोई हवा नहीं थी, लेकिन दोनों बहनों के बाल और कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे। इस पल अचानक हॉल में सुपर लॉन्ग स्पेस अरे से एक अजीब आवाज आए, और अरे, जो अभी भी एक प्राचीन कुएं की तरह था, सफेद रोशनी से चमकने लगा। मानसी और विदुषी तुरंत सतर्क हो गईं। उन्होंने अपनी सुंदर आंखें खोलीं और अरे को देखने के लिए खड़ी हो गईं। मानसी ने सोचते हुए कहा, शैडोड स्टार से फिर कोई आया है। जब से अर्जुन लोरा के साथ चले गए थे, तब से हाई हेवन सेक्ट के साधकों की एक निरंतर धारा शैडोड स्टार से आती रही थी। उनमें से हर कोई एक शिखर 3rd ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म साधक था, और यहाँ तक कि एक ओरिजिन किंग रेल्म स्वामी भी था। दोनों बहनों ने धीरे धीरे हाई हेवन सेक्ट की शक्ति और विरासत को महसूस किया और ऐसे सेक्ट में शामिल होने पर गर्व महसूस किया। इस पल अरे को फिर से सक्रिय होते देखकर मानसी ने तुरंत सोचा कि हाई हेवन सेक्ट से कोई आ रहा है। जैसे ही उनकी आवाज़ गूंजी, अरे के केंद्र में 2 अस्पष्ट आकृतियां प्रकट हुईं। जैसे ही अरे संचालित हुआ, दोनों आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट हो गईं। सफ़ेद रोशनी गायब होने के बाद अर्जुन और वज्रदंत एक ही समय में प्रकट हुए। विदुषी ने खुशी से आवाज़ लगाए, अरे, ये तो बड़े भाई अर्जुन हैं। मानसी ने दोष देते हुए उनके सिर पर ठोका और कहा, ये सेक्ट मास्टर हैं। विदुषी ने शर्मिंदा भाव से अपनी जीभ बाहर निकाली। दोनों बहनें जल्द ही अर्जुन के सामने पहुंचीं और खुशी से झुकीं, प्रणाम सेक्ट मास्टर। अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और आसपास देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम दोनों यहाँ ड्यूटी पर हो? मानसी ने प्यार से जवाब दिया, हाँ। अर्जुन ने नरमी से उन्हें सिर हिलाया, तुम्हारे कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। वज्रदंत लंबी दूरी के परिवहन से ठीक होने के बाद ही इस पल तक ठीक हो पाए थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया, उनके चेहरे पर असुविधा का भाव था। उन्होंने कहा, यह भावना वास्तव में असुविधाजनक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे द वॉइड निगल रहा है। यहाँ तक कि उन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी इस अल्ट्रा लॉन्ग दूरी के परिवहन के दौरान असुविधा महसूस होती थी। उनसे कम साधना वाले लोगों को हर परिवहन के बाद अपनी आभा को स्थिर करने से पहले कुछ देर ठीक होने की ज़रूरत होगी। अगर अर्जुन द्वारा विशेष रूप से परिष्कृत टेलीपोर्टेशन टोकन नहीं होता, तो स्पेस अरे में कदम रखने वाला कोई भी व्यक्ति अनंत वॉइड में निर्वासित हो जाता, हमेशा के लिए अपना रास्ता ढूंढने में असमर्थ होता। मानसी ने भौहें सिकोड़ी क्योंकि वह वज्रदंत को देख रही थीं। वज्रदंत की आभा दुष्ट और उदासी वाली थी, जिससे उन्हें एक अत्यंत असुविधाजनक भावना मिली। पहली नज़र में वह बता सकती थीं कि वह एक अच्छे व्यक्ति नहीं थे, इसलिए वह समझ नहीं पाईं कि अर्जुन ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों थे। वज्रदंत ने अर्जुन के समझाने का इंतजार नहीं किया और पहल करते हुए पूछा, हे, क्या ये दोनों छोटी लड़कियां तुम्हारे सेक्ट की शिष्याएं हैं?
अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ मानसी, विदुषी और उनकी गुरु युति को मैंने हाई हेवन सेक्ट में स्वीकार कर लिया है। अर्जुन ने मानसी और विदुषी को इशारा किया और कहा, आओ और हमारे सेक्ट के सुप्रीम एल्डर को प्रणाम करो। मानसी और विदुषी हैरान थीं, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा आदमी जो शुरुआत से अंत तक एक दुष्ट आभा उत्सर्जित करता था, वास्तव में उनके सेक्ट का सुप्रीम एल्डर होगा। हालांकि चूंकि यह अर्जुन ने कहा था, तो यह गलत होने का कोई रास्ता नहीं था। तुरंत अपने विचारों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने आदरपूर्वक वज्रदंत को झुका और एक स्वर में पुकारा, शिष्याएं सुप्रीम एल्डर को प्रणाम करती हैं। वज्रदंत ने पागलपन भरी हंसी का एक विस्फोट किया, बहुत घमंडी लग रहे थे क्योंकि उन्होंने एक दयालु मुस्कान दबाने की कोशिश की और अपना हाथ उठाया। औपचारिकता की जरूरत नहीं है, ये दोनों छोटी लड़कियां बहुत अच्छी हैं। अच्छा, चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है तो यह वृद्ध तुम्हें एक अभिनंदन उपहार देगा। मानसी और विदुषी को उम्मीद नहीं थी कि केवल उन्हें प्रणाम करने से उन्हें वास्तव में लाभ मिलेगा, इसलिए एक क्षण के आश्चर्य के बाद वे दोनों अर्जुन की ओर मुड़ी, उनकी राय पूछने के लिए। अर्जुन ने एक अजीब भाव के साथ वज्रदंत की ओर देखा, यह अनुमान लगाते हुए कि वज्रदंत बहुत देर तक अकेले रहे थे और अब अचानक हाई हेवन सेक्ट के सुप्रीम एल्डर बन गए थे और शिष्यों द्वारा उन्हें इतना आदर दिया जा रहा था कि इस बूढ़े व्यक्ति को कुछ हद तक संतोष मिला था। अन्यथा वह सेक्ट शिष्य से मिलने पर यूं ही फायदे क्यों देते? किस सेक्ट का सुप्रीम एल्डर इतना उदार था? जहां तक ग्रैंड एल्डर्स की बात थी, वे सभी प्रतीकात्मक अस्तित्व थे, शिष्यों के लिए श्रद्धा और पूजा की वस्तुएं थे। केवल वे शिष्य जिन्होंने महान योगदान दिया था या जिनके पास उत्कृष्ट योग्यता थी, वे ही उनसे मिलने के लिए योग्य थे। उन्हें कुछ संकेत और पुरस्कार मिलते और वे उनके प्रति गहरे आभारी होते। वज्रदंत के इस तरह व्यवहार करने से, हालांकि उनमें एक सुप्रीम एल्डर की सादगी थी, उन्होंने अपनी महिमा खो दी थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह एक नवीनता थे, तो अर्जुन उन्हें क्यों रोकते? मुस्कुराते हुए अर्जुन ने कहा, चूंकि यह सुप्रीम एल्डर का पुरस्कार है, तुम इसे स्वीकार कर सकती हो। मानसी और विदुषी अत्यंत प्रसन्न हुई और जल्दी से उनका धन्यवाद किया। सुप्रीम एल्डर को बहुत धन्यवाद। वज्रदंत हल्के से मुस्कुराए, जैसे कि वह इसके लिए तैयार थे। अपने स्पेस रिंग से 2 कांस्य ताले जैसी वस्तुएं निकालकर और अपना हाथ धीरे से हिलाकर उन्हें मानसी और विदुषी को भेज दिया और कहा, यह एक यूनाइटेड हार्टलॉक आर्टिफैक्ट है। इसका उपयोग लड़ने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि साधना में सहायता करने के लिए किया जाता है। तुम दोनों इसे अलग अलग परिष्कृत कर सकती हो और भविष्य में इस यूनाइटेड हार्टलॉक की मदद से तुम्हारा मन और आत्मा एक हो सकते हैं। तुम्हारी साधना की दक्षता दोगुनी हो जाएगी। अर्जुन की आंखें भी चमक उठीं। उन्होंने कहा, सुप्रीम एल्डर के तरीके वास्तव में असाधारण हैं। हालांकि इस आर्टिफैक्ट का ग्रेड अधिक नहीं था, केवल एक ओरिजिन ग्रेड मिड रैंक आभा दे रहा था। इस तरह का साधना सहायक आर्टिफैक्ट अत्यंत दुर्लभ था और मानसी और विदुषी जैसी बहनों या भाइयों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त था। वज्रदंत ने जाहिर तौर पर उनके रक्त संबंध को देख लिया था और विशेष रूप से उन्हें ये यूनाइटेड हार्टलॉक्स प्रदान किए थे। वज्रदंत मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा, एक शक्तिशाली स्वामी की मुद्रा अपनाते हुए। दोनों बहनें मानसी और विदुषी भी इन यूनाइटेड हार्टलॉक्स को पकड़कर खुशी से उनके साथ खेल रही थीं। अर्जुन ने बात खत्म करने के बाद वह वज्रदंत को महल की ओर हॉल से बाहर ले गए। अपनी गुरु को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ, मुझे उनसे कुछ पूछना है। एक क्षण बाद युति पहुंची। उन्हें मानसी और विदुषी से वज्रदंत के अस्तित्व के बारे में सुना होगा, इसलिए उन्हें देखने के बाद वह ज्यादा हैरान नहीं हुई और सावधानी से झुकीं। महल के अंदर अर्जुन और वज्रदंत एक दूसरे के सामने बैठे थे, जबकि युति उनके पीछे खड़ी थी और धीरे से पूछ रही थी, इस यात्रा से सेक्ट मास्टर को क्या लाभ हुआ? अर्जुन ने अपनी चाय का एक घूंट लिया और पूछा, बुरा नहीं। जब मैं दूर था तो क्या महल में कुछ असामान्य हुआ? क्या कोई ऐसा था जिसने मुश्किल खोजने की हिम्मत की? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अजूर ट्री स्टार पर हर कोई जानता है कि ट्विन शार्क आइलैंड सीधे सीनियर लोरा के संरक्षण में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी मरने की हिम्मत नहीं करता। द्वीप पर साधक भी एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं और हर महीने श्रद्धांजलि के रूप में सेंट क्रिस्टल्स प्राप्त करते हैं। यह अच्छा है। क्या हाई हेवन सेक्ट से कोई आया? युति हल्के से मुस्कुराई। मैं सेक्ट मास्टर को इस मामले की सूचना देने ही वाली थी। जब से सेक्ट मास्टर चले गए हैं, हाई हेवन सेक्ट से कई लोग आए हैं। शिष्या ने आने जाने वालों की एक सूची रिकॉर्ड की है और सेक्ट मास्टर से इसे देखने के लिए पूछती है। ऐसा कहते हुए उन्होंने आगे बढ़ी और एक पशु त्वचा चर्मपत्र सौंपा। अर्जुन ने एक नज़र डाली और देव, शौर्यानंद यादव, रूपा, अधेश, युमो और अन्य के नाम पाए। देव को छोड़कर, जो एक ओरिजिन किंग थे, बाकी सभी थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म के शिखर पर थे। यहाँ आने का उनका उद्देश्य स्पष्ट था। स्वाभाविक रूप से वे ओरिजिन किंग रेल्म में प्रवेश करने के लिए अजूर ट्री स्टार के वर्ल्ड प्रिंसिपल्स का उपयोग करना चाहते थे। अर्जुन ने देखा कि हिमांशी का नाम भी सूची में था, जिससे वह थोड़ा चकित थे। ओह, ग्रेट एल्डर भी आए। हिमांशी ने एक बार कहा था कि वह अनाहिता की रक्षा करना चाहती थी और जब तक ग्रेट एम्परर्स जागृत नहीं होते, वह हाई हेवन सेक्ट नहीं छोड़ेंगी, लेकिन अब वह अजूर ट्री स्टार आई थीं।
क्या ऐसा हो सकता है? इन सब पर विचार करते हुए अर्जुन का भाव गंभीर हो गया और उन्होंने जल्दी से पूछा, ग्रेट एल्डर कब आईं? ग्रेट एल्डर हिमांशी 3 महीने पहले आईं। क्या तुम जानती हो कि वे अभी कहाँ हैं? युति ने अर्जुन का चिंतित भाव देखा, जैसे कि उनके पास उन्हें बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण था, और तुरंत असहज होकर कहा, शिष्या को केवल इतना मालूम है कि टेम्पल मास्टर देव अब अजूर ट्री पैलेस में हैं, सीनियर लोरा के साथ ओरिजिन किंग रेल्म के रहस्यों पर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक दूसरों की बात है, सेक्ट मास्टर, शिष्या को माफ करें, लेकिन शिष्या को नहीं मालूम कि वे कहाँ गए। यहाँ आने वाले हर एल्डर ने शिष्या से एक छिपी हुई जगह ढूंढने के लिए कहा ताकि वे साधना में प्रवेश कर सकें, इसलिए अर्जुन ने सांत्वना दी, अच्छा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। हिमांशी और दूसरों का यहाँ आने का उद्देश्य ओरिजिन किंग रेल्म में प्रवेश करना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें साधना में प्रवेश करने के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढने की जरूरत थी। अजूर ट्रीस्टा इतना बड़ा था, तो युति को कैसे पता चलेगा कि वे कहाँ थे? हिमांशी का वास्तव में शैडोड स्टार छोड़कर अजूर ट्रीस्टा आना अर्जुन की अपेक्षाओं से परे था। माथे पर बल डालते हुए अर्जुन का भाव बदल गया। उन्हें इस तरह देखकर वज्रदंत और युति ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद अर्जुन उठे और उत्सुकता से कहा, एल्डर, मेरे साथ सेक्ट चलो। वज्रदंत अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए, मैं इससे अधिक क्या मांग सकता हूँ? हालांकि वह अभी अभी हाई हेवन सेक्ट में शामिल हुए थे और अर्जुन द्वारा उन्हें सुप्रीम एल्डर का दर्जा और पहचान दी गई थी। वह पहले कभी हाई हेवन सेक्ट नहीं गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसका अनुभव करना और अपनी उच्च छवि और महिमा स्थापित करना चाहते थे। वह हजारों लोगों द्वारा पूजा किए जाने का एहसास भी अनुभव करना चाहते थे। युति ने देखा कि अर्जुन जाने वाले थे और जल्दी से सूचना दी, सेक्ट मास्टर, सीनियर लोरा के लौटने के बाद वह एक बार महल में आई और शिष्या से कहा कि अगर सेक्ट मास्टर लौटते हैं तो आपको अजूर ट्री पैलेस जाना चाहिए या यहाँ उनका इंतजार करना चाहिए। अर्जुन ने एक क्षण के लिए विचार किया और फिर सिर हिलाया, मैं इंतजार नहीं कर सकता, लोरा शायद किसी महत्वपूर्ण काम के लिए मुझे नहीं ढूंढ रही होंगी। उन्होंने कहा, उन्हें बताना कि अगर मौका मिला तो मैं उनसे फिर मिलने जाऊंगा। वह शायद सिर्फ उन्हें धन्यवाद देना चाहती थी। आखिरकार सेवर्ड वर्ल्ड की दवा घाटी में उन्होंने उनकी बहुत मदद की थी। अगर उनके द्वारा दिए गए स्पेस ब्रांड के लिए नहीं होता तो वह दवा घाटी में आसानी से घूम नहीं पाती। हालांकि अर्जुन को नहीं मालूम था कि उन्हें कितना लाभ हुआ था, ये निश्चित रूप से कोई छोटी मात्रा नहीं थी। युति रुकी और चिल्लाकर बोली, हाँ, आदरपूर्वक सेक्ट मास्टर को विदाई, आदरपूर्वक ग्रैंड एल्डर को विदाई। वज्रदंत ने एक यादृच्छिक वस्तु फेंक दी। वज्रदंत ने एक वस्तु फेंक दी, तुमने कड़ी मेहनत की है, इस छोटी सी चीज को ले लो और इसके साथ खेलना। अर्जुन ने नहीं देखा कि वह क्या था, लेकिन यह एक आर्टिफैक्ट होना चाहिए। उनके पीछे युति की आवाज आई, सुप्रीम एल्डर के पुरस्कार के लिए बहुत धन्यवाद। एक क्षण बाद वे दोनों उस महल में पहुंचे जहां अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस अरे स्थापित किया गया था, और मानसी और विदुषी की अनिच्छुक नजरों के तहत उन्होंने अरे को सक्रिय किया और शैडोड स्टार पर वापस परिवहन किया। वज्रदंत बड़बड़ाए, इस वृद्ध का जीवन वास्तव में कठिन है। तुम्हारे साथ घूमते हुए मुझे आराम करने का मौका भी नहीं मिला, फिर भी मुझे इस अप्रिय यात्रा को फिर से अनुभव करना पड़ा। हालांकि हर कोई एक पल में करोड़ों किलोमीटर पार करने का अनुभव नहीं कर सकता था, यह अभी भी एक काफ़ी उपलब्धि थी। कम समय में इसे कई बार अनुभव करना, यह कोई मज़ेदार चीज़ नहीं थी। अर्जुन बस अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। अगले ही पल दोनों आकृतियां गायब हो गईं। अजूर ट्री स्टार से अर्जुन एक और स्टार पर पहुंचे थे जहां समृद्ध खनिज भंडार थे, इसलिए अगर उन्हें हाई हेवन सेक्ट लौटना था तो उन्हें एक और परिवहन से गुजरना होगा। और स्टार पर पहुंचने के बाद अर्जुन ने खनन कर रहे शिष्यों को परेशान नहीं किया, और अर्जुन ने तुरंत स्पेस अरे को सक्रिय किया। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने के बाद जब तक वे हाई हेवन सेक्ट के विशाल चौक पर लौटे, वज्रदंत का चेहरा पीला पड़ गया था और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने अर्जुन की तरह स्पेस के डाव की साधना नहीं की थी, इसलिए इस तरह के लगातार लंबी दूरी के परिवहन में वह कुछ भी करने में असमर्थ थे। उन्हें वास्तव में यातना दी गई थी। यह उनकी गहन साधना के कारण भी था, अन्यथा वह वास्तव में टिक नहीं पाए होते। चौक पर ड्यूटी पर मौजूद एक शिष्य ने अर्जुन को देखा। तुरंत अत्यंत प्रसन्न होकर शिष्य ने आवाज लगाई, सेक्ट मास्टर वापस आ गए हैं। सेक्ट मास्टर वापस आ गए हैं। ये शिष्य पहले साधक थे जिन्होंने अर्जुन का पालन किया था और मूल रूप से है के फैमिली से संबंधित थे। इन वर्षों में उनमें से हर एक ने महान प्रगति की थी। मोहिका और युजेंद्र जैसे उभरते सितारों ने लगभग ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म के रहस्यों को छुआ था, जबकि बाकी अधिकांश सेंट किंग रेल्म तक पहुंच चुके थे। ये जानना होगा किसी क्लैन में सबसे शक्तिशाली साधक केवल एक सेंट किंग रेल्म साधक था। अगर वे परिवार के साथ लंबे समय तक रहे होते तो वे अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाए होते, लेकिन अर्जुन का पालन करने के बाद उन्होंने केवल 20 से 30 वर्षों में इतना कुछ हासिल कर लिया था।
ड्यूटी पर मौजूद शिष्य जोर से चिल्लाया क्योंकि वह एक बड़ी घंटी के किनारे की ओर दौड़ा और बलपूर्वक उसे मूसल से मारा। डांग 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 डांग। घंटी की आवाज़ हाई हेवन सेक्ट के 21 शिखरों पर गूंज उठी, सेक्ट के हर कोने में फैल गई। अगले ही पल पूरा सेक्ट हलचल में था। ऊंचे शिखरों से आकृतियां लगातार बाहर उड़ रही थीं और चौक की ओर दौड़ रही थीं। अर्जुन के संदेह को देखते हुए ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने जल्दी से सूचना दी। सेक्ट मास्टर की 2 पत्नियों ने एक आदेश जारी किया है कि अगर सेक्ट मास्टर सेक्ट लौटते हैं तो हमें उन्हें सूचित करने के लिए इस घंटी को बजाना होगा। अर्जुन ने नरमी से सिर हिलाया, तो ऐसी बात है। इससे पहले कि वह इस रिस्प्लेंडेंट पीक की ओर मुड़े, उनकी आंखें मुलायम हो गईं क्योंकि उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह महसूस कर सकते थे कि सुवर्णा तेजी से एक्सक्विजिट आइस पीक के शीर्ष से दौड़ रही थीं। एक और पिल ट्रेजर पीक पर उनकी छोटी सीनियर सिस्टर प्रिया की आकृति भी प्रकट हुई, हवा पर सवार होकर। अन्य शिखर भी लोगों से भरे हुए थे। वज्रदंत अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने अपनी दुष्ट आभा को नियंत्रित करने की कोशिश की, हर किसी पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहते थे। सेक्ट में इतने सारे शिष्य हैं। एक क्षण बाद एक सुंदर आकृति आकाश से उतरी। बर्फ सफ़ेद पोशाक में सजी, जैद जैसी त्वचा के साथ उनकी साफ आंखें अर्जुन की ओर घूर रही थीं, जैसे कि वह उन्हें बताना चाहती थीं कि उन्होंने उन्हें कितना याद किया था। ये सुवर्णा को छोड़कर और कौन हो सकता था। अगले ही पल छोटी सीनियर सिस्टर प्रिया भी उतरी और सुवर्णा के बगल में खड़ी हो गईं, उनकी आंखें कोमलता और शर्म से भरी थीं। वज्रदंत की आंखें चमक उठीं क्योंकि उन्होंने हंसते हुए कहा, छोटे लड़के की किस्मत अच्छी है। जैसे ही वह बोले, वज्रदंत भी गुप्त रूप से हैरान थे। अपनी दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से कुछ सुराग देखने में सक्षम थे। ये दोनों महिलाएं न केवल अपनी जगह पर आश्चर्यजनक थीं, बल्कि उनमें से हर एक में एक तरह की शक्ति भी थी जिसने उन्हें असुविधाजनक महसूस कराया। इसके अलावा ये दोनों लड़कियां दोनों थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म साधक थीं, खासकर सफ़ेद पोशाक वाली। उनके शरीर से निकलने वाली आभा इतनी शक्तिशाली थी कि यह एक सामान्य ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म साधक की तुलना में कहीं अधिक ऊपर लगती थी। उनके शरीर से निकलने वाली ठंडी आभा ने वज्रदंत की सेंट ची को भी प्रभावित किया। हालांकि हरी पोशाक वाली लड़की ने कोई दमनात्मक आभा उत्सर्जित नहीं की, लेकिन उनके शरीर में छिपी हुई शक्ति को अभी भी कम नहीं आंका जा सकता था। ये सेक्ट, जितना उन्होंने कल्पना की थी उससे भी अधिक शक्तिशाली लगता था, जिससे वज्रदंत को एक अनुमोदन का भाव महसूस हुआ। आखिरकार वह एक सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग थे, और हालांकि अर्जुन द्वारा एक ओरिजिन किंग ग्रेड अल्केमिस्ट की पेशकश से उन्हें हाई हेवन सेक्ट में शामिल होने का लालच दिया गया था, अगर हाई हेवन सेक्ट उन साधकों के एक समूह से बना होता जिन्हें सभ्य भी नहीं माना जा सकता था, तो उन्हें वहां रहने में आराम नहीं मिलता। इस पल वह सेक्ट के भविष्य के लिए आशा से भरे हुए थे। बदबूदार लड़का, तुम इतने लंबे समय से चले गए हो और अब तुम आखिरकार वापस आना जानते हो। एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। केवल एक ही व्यक्ति था जो अर्जुन से इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकता था। अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा। उन्होंने हंसते हुए कहा, पिताजी। चौथा मास्टर प्रकाश का चेहरा पीला था। हालांकि वह डांट रहे थे, उनकी आंखों ने एक राहत का भाव प्रकट किया। अर्जुन 1 या 2 वर्षों से दूर थे। उन्हें स्वाभाविक रूप से चिंता थी कि क्या अर्जुन को बाहर कोई बाधाएं और कठिनाइयां आई थीं। इस पल उन्होंने देखा कि अर्जुन सुरक्षित और स्वस्थ थे, लेकिन उनके एक हाथ और एक पैर गायब नहीं थे। उनके दिल से एक बड़ा पत्थर उठा लिया गया था। समीरा ने चौथा मास्टर प्रकाश को घूर कर देखा। बस बहुत हो गया, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? अगर तुम्हारे पास क्षमता नहीं है तो तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम किस तरह के पिता हो? चौथा मास्टर प्रकाश असहज ढंग से मुस्कुराए। पहले सेंट्रल कैपिटल में एक बूढ़े भाग्य बताने वाले ने मुझसे कहा था कि मैं एक देर से उभरने वाला हूं, लेकिन समय अभी नहीं आया है। जब समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से आकाश में उड़ूंगा और दुनिया को हैरान कर दूंगा। समीरा ने अविश्वास के भाव से उन्हें तिरछा देखा। चौथा मास्टर प्रकाश नाराज थे। अर्जुन को जोर से घूर कर देखा, उनकी आंखें नाराजगी से भरी थीं। चौक जीवंत था, जैसे कि हर बार जब अर्जुन लौटते थे तो हर कोई उनका गर्मजोशी से स्वागत करता था। वज्रदंत, जिन्हें लंबे समय से नज़रअंदाज किया गया था, ने ध्यान आकर्षित करने के लिए धीरे से खांसा, अहम। सेक्ट इतना संगठित है, भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये वृद्ध काफी राहत में है। आदित्यनाथ ने संदेह से वज्रदंत की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, अर्जुन, ये कौन है? आदित्यनाथ अब एक थर्ड ऑर्डर सेंट किंग थे और टोंग शैन रेल्म के स्वामी जैसे आदित्यनाथ और मेहता सभी विभिन्न साधनों से इस स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन अपनी साधना के साथ वे स्वाभाविक रूप से वज्रदंत की गहराइयों को देखने में असमर्थ थे, जिससे उन्हें चकित महसूस हुआ, ये सोचते हुए कि अर्जुन कहाँ से इतने अथाह स्वामी को वापस लाए थे। अर्जुन ने अपना चेहरा सीधा किया और वज्रदंत की ओर इशारा किया क्योंकि उन्होंने घोषणा की, ठीक है, मैंने आप सबको सीनियर वज्रदंत का परिचय देना भूल गया, अब से वह मेरे हाई हेवन सेक्ट के सुप्रीम एल्डर होंगे। सुप्रीम एल्डर? हर कोई हैरान था क्योंकि उन्होंने आश्चर्य से वज्रदंत को घूर कर देखा।
आखिरकार हिमांशी जैसी शक्तिशाली साधक भी सेक्ट में केवल एक ग्रेट एल्डर थीं। हाई हेवन सेक्ट को हाल ही में स्थापित किया गया था और अभी तक सुप्रीम एल्डर का पद नहीं था, लेकिन अब एक था जिससे हर कोई एक नवीनता का भाव महसूस करने लगा। नवीनता गुजरने के बाद हर कोई वज्रदंत की साधना के बारे में सोचने लगा। चूंकि वह एक सुप्रीम एल्डर थे, उनका दर्जा सेक्ट मास्टर के बाद और हजारों लोगों से ऊपर था, इसलिए उनके पास निश्चित रूप से शक्ति होनी चाहिए जो हर किसी को विश्वस्त कर सके। स्वाभाविक रूप से उन्हें ग्रेट एल्डर से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। ग्रेट एल्डर थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म के शिखर पर थी, तो क्या ये बुरा आदमी? एक ओरिजिन किंग। हर किसी का दिल उछल पड़ा। अर्जुन के शब्द बाहर आते ही पूरा चौक शांत हो गया, जिससे एक पिन के गिरने की आवाज़ सुनाई दे सकती थी। हर कोई सदमे में वज्रदंत को घूर कर देख रहा था। कई शिष्यों ने तो जुनून और पूजा का भाव भी दिखाया। वह वास्तव में एक ओरिजिन किंग थे और एक सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग। शैडोड स्टार अब एक बंद कल्टिवेशन स्टार नहीं था और देव और दूसरों द्वारा बाहर की दुनिया से लाया गया समाचार सितारों में फैल गया था, इसलिए सभी शिष्य स्वाभाविक रूप से जानते थे कि एक सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग क्या प्रतिनिधित्व करता है। ये पूरे स्टार टेरिटरी की शिखर शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था और कुछ बूढ़े फोर्टों को छोड़कर जो साधना में थे, एक सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग स्टार टेरिटरी में सबसे उच्च क्षेत्र था। क्या सेक्ट वास्तव में इतने शक्तिशाली चरित्र को शामिल होने के लिए आकर्षित कर सकता था? एक क्षण के लिए सभी शिष्यों को ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे थे, अपने कानों पर विश्वास करने में असमर्थ थे। वज्रदंत हंसे, हा, सेक्ट मास्टर बहुत विनम्र हैं। हाई हेवन सेक्ट में शामिल होना इस वृद्ध का सम्मान है। वह सामने के शिष्यों की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट थे। हालांकि उन्होंने घमंड से काम नहीं लिया, बल्कि धीरे धीरे अपनी सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग आभा को जारी किया ताकि शिष्य उनकी शक्ति को महसूस कर सकें, क्योंकि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह वृद्ध सेक्ट का सुप्रीम एल्डर बन गया है, वह सेक्ट के साथ आगे बढ़ने और पीछे हटने की शपथ लेता है। जब तक ये वृद्ध जीवित है, सेक्ट एक दिन के लिए अस्तित्व में रहेगा। अगर कोई सेक्ट पर हमला करना चाहता है तो उन्हें पहले इस वृद्ध की अनुमति लेनी होगी। हालांकि इस वृद्ध की ऊर्जा सीमित है और सेक्ट को अकेले समर्थन नहीं दे सकती। भविष्य में सेक्ट की समृद्धि हर किसी के प्रयासों पर निर्भर करेगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।